अस्सलाम वालेकुम जी आयानो, वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो सिटी एट 10 की पूरी टीम और आपके होस्ट शराज भट्ट की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन की शुरुआत जो है बड़ी खूबसूरत हुई होगी, बड़ी मोटिवेटेड हुई होगी, बड़ी फुल ऑफ एनर्जी हुई होगी और फुल ऑफ मोटिवेशन हुई होगी। और ख़ास तौर पर मोटिवेशन के हवाले से बात करें तो हमें हर मोड़ पर जो है मोटिवेशन चाहिए होती है। हमें हमेशा एक ऐसा साथ चाहिए होता है, एक ऐसा दोस्त चाहिए होता है जो हमें पुश करे टूवर्ड्स द राइट एंड अ पॉजिटिव थिंग। और जब आप किसी एक अच्छे सफ़र पे होते हैं, एक अच्छी डगर पे होते हैं, एक अपनी अचीवमेंट के रास्ते में होते हैं और उसमें बहुत सारी स्ट्रगल करते वक्त आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है। कई दफ़ा ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं कि आप कहते हैं कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा। अब उस मौके के ऊपर आपको एक ऐसा दोस्त चाहिए होता है, एक ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जो आपको सिर्फ मोटिवेट करे विद हिज वर्ड्स। आप यकीन करें वो वर्ड्स इस हद तक असर रखते हैं अपनी बात के अंदर कि आप जो है अपने सफ़र को दोबारा वहीं से शुरू करते हैं। चाहे आपको अपना सफ़र दोबारा से शुरू ना करना पड़े, आप दोबारा से शुरू करते हैं और ज़्यादा एनर्जी के साथ शुरू करते हैं, ज़्यादा मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। लेकिन होना चाहिए कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा दोस्त, अच्छी कंपनी बनाए दोस्तों की, ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको हर चीज़ में मोटिवेट कर सके, आपके अच्छे टारगेट्स, आपके गोल्स में आपको मोटिवेट कर सके। ना कि ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको दोस्त हर मौके के ऊपर ये बोले तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। तो अपने दोस्तों को, अपनी कंपनी जब चूज़ करते हैं तो अपनी कंपनी एक अच्छी चूज़ करें ताकि आप अपने जितने भी आपने टारगेट्स अपनी लाइफ के अंदर सेट किए हुए हैं उन टारगेट्स को अचीव कर सकें। इसके साथ साथ बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और चलते हैं सालगिरह की तरफ। आज हमारे पास एक बर्थडे मौजूद है। किसकी बर्थडे है देखते हैं। इस मोहम्मद अयान मुदस्सर की आज सालगिरह है, जिसको पूरी सिटी 41 की टीम और आपके होस्ट शराज भट्ट की जानिब से सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो इस नन्हे से मोहम्मद अयान मुदस्सर को। और उम्मीद करते हैं कि इसके वालिदैन जो हैं इसकी सालगिरह को इस तरीके से मनाएंगे कि इसकी सालगिरह इसको जब बड़ा हो जाएगा इसको अपनी सालगिरह याद रहेगी। तो ढेर सारी पिक्चर्स बनाएं, जब अयान बड़ा हो तो उसको दिखाएं कि तुम्हारी पिक्चर्स उस दिन सालगिरह पे हमने बनाई थी और बड़ी ज़बरदस्त तस्वीरें तो तुम्हारी हमने बनाई थी, तो देखो तुम कितने खुश हो। तो उसके चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट होगी, उस मुस्कुराहट ही की वजह से आपको आज का दिन भरपूर मनाना चाहिए। तो एक दफ़ा फिर वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मोहम्मद अयान मुदस्सर। खुश रहें, आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी हों। आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को और चलते हैं हमारे गेस्ट की तरफ। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे पहले उनका तारुफ पहले आपको करवा देता हूँ, उसके बाद हम आएंगे अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अली, इमरान असलम, जो कि हमारे रिपोर्टर हैं और बड़ी ही गहरी नज़र रखते हैं रोड्स के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर, बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट के ऊपर, और बड़ी अच्छी तनकीद करते हैं। सिर्फ तनकीद नहीं करते, तनकीद बराए इस्लाह भी करते हैं। तो आज हमारे साथ इमरान असलम मौजूद हैं, उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इमरान, मैं बात करना चाहूँगा आज इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, फैसलाबाद की डेवलपमेंट के हवाले से, फैसलाबाद की रोड्स के हवाले से, फैसलाबाद के में महकमे जो हैं उनकी बिल्डिंग्स के हवाले से जो खस्ता हाल हो चुकी हैं, जिनकी मरम्मत की ज़रूरत है लेकिन हुकूमत उनको उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही है, फंड पास नहीं कर रही है। तो मुझे ये बताइएगा कि रोड्स के हवाले से सबसे पहले बात करेंगे। फैसलाबाद के ऊपर रोड्स अव्वल तो बड़ी मुश्किल, कोई नया मंसूबा शुरू होता है और अगर पहले पैचेस जो लगाए जाते हैं वो एक बरसात के मार होते हैं, वो एक बरसात होती है और वो पैचेस दोबारा से उसी पोजीशन में आ जाते हैं, बल्कि ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी रोड्स हैं जो तवज्जो तलब है इस वक्त फैसलाबाद में? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि हाईलाइट भी किए गए हैं। अगर बात करें तो फैसलाबाद चुनियोट रोड, फैसलाबाद सरगोदा रोड है, फैसलाबाद जड़ावाला रोड है। इसके साथ साथ जो कमिश्नर ऑफिस से मुल्का जो रोड है, लिंक रोड कहलाता है, PH साइड का रोड है, वो भी खस्ताली का शिकार है, ताहाल ना बन सका। इसके साथ साथ फैसलाबाद जंग रोड का जो मंसूबा है वो भी इल्तवा का शिकार है। डिस्कोट पेंस्टा रोड का मंसूबा भी इल्तवा का शिकार है। डींगा फाटक मोड़ से सरसमी रोड तक का मंसूबा भी इल्तवा का शिकार है। मोड़ जहांगीर के रोड का जो मंसूबा है वो भी इल्तवा का शिकार है। फैसलाबाद जो रोशनवाला बाईपास से लेके फैसलाबाद की दीगर जितने भी रोड्स हैं वो भी इल्तवा का शिकार हैं। कोरिया वाला पुल जो समुद्री रोड है उसका जो पैच वर्क है वो भी मुकम्मल ना हो सका। फैसलाबाद में माली साल 2023 और 24 के लिए इन तमाम रोड्स के लिए अरबों रुपए के फंड्स तो मुख्तस किए गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट की जानब से इनको फंड की गई है और कॉन्ट्रैक्टर्स की जानब से रिवाइज प्राइस वेरिएशन की मद में एक बहाना बनाकर रोड सेक्टर के मसाइल को जूं का तूं छोड़ते हुए जो इल्तवा सेक्टर की हैं, जाहिर है ये पब्लिक सेक्टर के मंसूबे हैं, इन पर काम होना लाजिम है। लेकिन फैसलाबाद में आप देख सकते हैं कि चले जाएँ, पहले तो रोड जो बेसिक इनका मसला ये है
कि डिपार्टमेंट के दरमियान जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो कायम नहीं है। अगर एक डिपार्टमेंट फॉर सपोज हाईवे डिपार्टमेंट रोड बनाती है तो ऐसे में वासा काम जो है वो सीवरेज के हवाले से खुदाई शुरू कर देता है, या पीटीसीएल काम जो इनकी फाइबर लाइंस हैं, पीटीसीएल की तारों की तनसीब है वो शुरू कर देता है। तो बेक वक्त 2-3 अदारों का एक सड़क पर काम करना तो लॉस हो जाता है पब्लिक इंटरेस्ट के मंसूबों का। जाहिर है एक रोड के हवाले से अगर 20 करोड़ लगाया जा रहा है तो वही रोड को खुदाई करके वहाँ पे सीवरेज के मसाइल शुरू कर दिए जाते हैं, जिसकी जिंदा मिसाल फैसलाबाद फिश फार्म तक मलखावाला बरासा सत्याना समुद्री रोड है, जिसकी कमिश्नर ऑफिस की जानब से इंक्वायरी भी लगाई गई है कि ये इस रोड पे काम क्यों नहीं हुआ। बेसिकली ये मॉडल मिनॉरिटी डेवलपमेंट की स्कीमें थी, वारसपुरा, बरकतपुरा, इब्ने मरियम, और ये जो तमाम स्कीमें थी ये लगभग 30 करोड़ की लागत से वासा को मिले, 34 करोड़ से ज़ायद लागत के महकमा हाईवे आरसी डिवीज़न को मिले। कॉन्ट्रैक्टर्स की जानब से ये कह के काम छोड़ दिया गया कि वासा काम ने हमारे काम में मुदाखलत की और 7 करोड़ के रजिस्ट्रेशन चार्जेस अदा ना किए। जब एक अदारा दूसरे अदारे को रजिस्ट्रेशन चार्ज अदा नहीं करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स काम छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये जो मंसूबे हैं अवामी फलाई ये ठप होकर रह जाते हैं। तो मॉडल मिनॉरिटी की स्कीम ऐसी स्कीम थी जो गुज़श्ता साल शुरू की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्कीम मुकम्मल नहीं की गई। अभी उसके लिए अजाफी 16 करोड़ के फंड्स को शामिल करते हुए मजमूई लागत 60 करोड़ तक जहां पहुंची है। मैं ये समझता हूं कि शराज साहब फैसलाबाद में रोड सेक्टर के जो मसाइल हैं इसके लिए करोड़ों रुपए के जो फंड्स हैं रोजाना की बुनियाद पे, माहाना की बुनियाद पे इनकी एडीपी रिव्यू होता है, फंड्स की मंजूरी होती है, लोकेशन होती है, इनके डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट कोई मतलब इनसे जिसे कहते हैं कि साइट पर विजिट करने से कासिर है। कमीशन ऑफिस की बैक साइड पे अगर आप जाएं, पीएचए वाली रोड देखें, अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, खड्डे पड़े हुए हैं और वहां पे काम छोड़ दिया गया है। मतलब आप शहर की मेन सड़कों, मेन शाहराहों के ये हाल देख लें तो दूर दराज जो इंटरसिटी की सड़कें हैं वो कैसे बेहतर हो सकती हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि फैसलाबाद दूसरा बड़ा शहर है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मसाइल हैं उनको हम हल करेंगे, प्रायोरिटी बेसिस पर डेवलपमेंट वर्क्स लेके आएंगे, तो वहां पे एक जो आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंटेरियन की अदम तवज्जा के बायस ये मनसूबी जो स्कीमें हैं इल्तवा का शिकार हो जाती हैं। बेसिकली इसका जो बड़ा मकसद ये है कि जो हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है तो सियासी अदम इस्तेकाम के बायस एक स्कीम दूसरे टर्नओवर में नहीं चलने दी जाती, जिसकी जिंदा मिसाल THQ डिस्कोट है, ट्रामा सेंटर समुद्री है, 215 में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है। इसके साथ साथ ऐसी 20 स्कीमें हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वो बंद कर दी गई हैं और एडीबी से निकाल दी गई हैं कि वो साबका दवार की थी। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट जिसकी भी हो, कम से कम जो अवामी फलाही मंसूबे हैं वो रुकने नहीं चाहिए, उन पे अवामी फलाही मंसूबों पे किसी किस्म का पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए। देखें अगर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में तो पूरे हल्के की आवाम आती है, उसमें लीगी वोटर भी आएगा, उसमें पीटीआई का वोटर भी आएगा, उसमें हर जमात का वोटर आएगा। उसमें जब डॉक्टर इलाज करता है या कोई मरीज का इलाज ये नहीं देखता कि आप किस पार्टी से एफिलिएशन करते हैं। बेसिकली ये मंसूबे होते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, हल्का की आवाम है। आपने नेशनल असम्बली देख लें, प्रोविंशियल असम्बली देख लें, इनके आप लोगों ने इलेक्शन भी देखे, वादे किए गए कि हम अपने इलाका में स्कूल्स बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे, हॉस्पिटल्स की हालत को बेहतर करेंगे, सड़कों की हालत को बेहतर करेंगे, BHE और RSE की हालत को बेहतर करेंगे। आप देख लें वो वादे वफा ना हुए और फैसलाबाद में तहसील सदर सिटी, तांदरियाला, जुमरा, समुद्री, जड़ावाला में चले जाएँ, स्कूल्स खस्ता हाल हैं, कॉलेजेस खस्ता हाल हैं, उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो डिक्लेयर डेंजरस हैं और सीवरेज और PCC की जो स्कीमें हैं वो इल्तवा का शिकार हैं। और ऐसे में मैं समझता हूं कि फैसलाबाद के ज़िला फैसलाबाद के हवाले से जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के नारे हैं ये जस्ट एक जिसे कहते हैं कि कागजी दावों तक महदूद हैं, रियल में कुछ भी ये डिलीवर नहीं कर पा रहे। कम से कम इनको डिलीवर करना चाहिए ताकि पता चल सके कि अवामी जो मंसूबे हैं उन पे पैसा लग रहा है, अवामी फंडिंग होती है। अच्छा, ये इनकी हर जो डिमांड्स होती हैं फंड्स की, इनकी जितनी भी प्राइस वेरिएशन होती हैं, रिवाइज अप्रूवल होती हैं 16 से 32 तक, वो अप्रूव हो जाती हैं। अच्छा, लेकिन कम से कम ये करें कि उसके अकॉर्डिंगली काम तो करें ना। देख लें बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, अप्रूव होने के बाद कौन से हर्डल्स रह जाती हैं, उसके बाद कौन से खलल, कौन सी रुकावटें रह जाती हैं, कौन सी चीजें पूरी नहीं होने देती? देखें अप्रूव होने के बाद जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानब से क्लाइंट डिपार्टमेंट को फंड जारी कर दिए जाते हैं, वहां पर यह होता है कि कम से कम जो फंड की यूटिलाइजेशन है वो तो अदारों ने करनी है। अगर अदारे नहीं कर रहे तो इस पर एक बैठाए हुए बंदे हैं डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट और डायरेक्टर डेवलपमेंट, जिन्होंने चेक रखना होता है कि एडीबी स्कीम का प्रीव्यू दिसंबर में इतना था, जनवरी 2025 में इसकी फंड्स की यूटिलाइजेशन कितनी है।
जेल्स वर्क देख लें, वहाँ पे मल्टी स्टोरी बैरक्स की स्कीम है, वो ना बन सकी। इसी तरह फैसलाबाद में आप इन्वायरमेंटल कम्प्लेक्स की स्कीम देख लें, वो ना बन सकी। इसके साथ साथ ऐसे 20 प्रोजेक्ट हैं, सेफ सिटी मनसूबा, वो ना मुकम्मल हो सका। BHU RSC की स्कीमों पर भी काम जारी है, अलबत्ता वो भी स्लो प्रोग्रेस में रिपोर्ट की गई है। स्कूल्स की देख लें हालतजार, कॉलेजेस की देख लें हालतजार। इसी तरह फैसलाबाद में जो रीजनल इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है उस पर काम ना हो सका। इसके साथ साथ फैसलाबाद में दीगर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं उस हवाले से मैं समझता हूं कि यहाँ पर खासी तवज्जो देने की ज़रूरत है। प्रपोज स्कीमें जैसा कि फ्लाईओवर, अंडरपासेस, IT यूनिवर्सिटी, ऐसी स्कीमें हैं जो प्रपोज की गई हैं पार्लियामेंटेरियन की जानब से, लेकिन ये तो ठीक है, ये तो नेक्स्ट लाया अमल है, लेकिन कम से कम इनको ये चाहिए कि आपकी जो प्रीवियस ADB की स्कीमें हैं वो तो की जाए ना सर, वो ADB से निकाल दी गई हैं। आप देखें कि एक स्कीम है THQ डिस्कवरी ट्रामा सेंटर समुंदरी की, उसका जस्ट बिकॉज ऑफ 20% बैलेंस पड़ा, अगर वो मिल जाए वो स्कीमें हैंड ओवर हो सकती हैं, तो वो नहीं हो रही। मदर एंड चाइल्ड 215 का हॉस्पिटल है, उसकी नहीं हो रही। फैसलाबाद में ऐसी RSC की, अराजी रिकॉर्ड सेंटर की, दीगर ऐसी स्कीमें हैं जिनकी जो बकिया फंडिंग नहीं हो रही। और BHU 407 तांदरे वाला का ट्रांसफार्मर जो है वो चोरी हो गया है कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स भाग गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये मीटिंग खेलने की बजाय फिजिकली निकला जाए, साइट पे डेवलपमेंट वर्क देखा जाए, क्या वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल तो नहीं हो रहा कि तमाम। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सब स्टैंडर्ड मटेरियल। जी, ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से हमारी रोड जो है ना वो बड़ी पायदार नहीं रह पाती है। ऐसा ही है। हम रोड्स बनाते हैं नहीं, उसमें वो जिसको कहते हैं वो लुक और बजरी, जी, वो बजरी और लुक डाल के बनाते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, आवाम के लिए खोल देते हैं। एक बारिश होती है वो टूट जाती है, दोबारा वैसे गड्ढे नहीं पड़ते, उससे ज्यादा बुरे पड़ते हैं जो पहले थे। तो ये क्या सब स्टैंडर्ड ये बिल्कुल है, ऐसा होता है असफाल्ट और बज्जर में, और इसके साथ साथ दीगर जितने भी लवाजमात हैं मटेरियल में, उसमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज किया जाता है। फंड कम होते हैं या नहीं, फंड्स पूरे होते हैं। जो रेट बाय एनुअल रेट्स है ना, उसमें चीज़ें नॉन शेड्यूल आइटम्स होती है, शेड्यूल आइटम्स होती हैं। शेड्यूल आइटम्स में पूरा लिखा होता है कि आपने अगर 10 की बजरी है वो 10 से इस्तेमाल करनी है। जो नॉन शेड्यूल आइटम्स हैं वहाँ पे कुछ नहीं होता, वो 10 है तो 8, 6, 5, 4 जितना मर्जी वो डाल देते हैं, जिस वजह से ये सब स्टैंडर्ड, जिसकी जिंदा मिसाल ये फैसलाबाद समुद्री रोड है। D टाइप से अब रोशनवाला की तरफ जाए ना, कोरिया पुल के पास, तो सड़क को दराड़े पड़ी हुई हैं। इन्होंने पैचओवर किया है, यहाँ पे चीफ इंजीनियर है, बड़े रोड सेक्टर के हवाले से एंटी करप्शन और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB में भी इंक्वायरीज हैं, उस पर भी इनको तलब किया गया है। तो ये होता है ऐसा, पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग्स के जो मंसूबे हैं, कुछ शेयरिंग की शिकायत होती हैं, और कुछ अभी जो प्राइम वज़ीर आला पंजाब की जानब से स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट है उनकी जानब से टोबा में जो BHU बनाए गए हैं वहाँ पे सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ की रिपोर्ट की गई है कि जनाब अच्छा ये BHU और RC के लिए 25-30 करोड़ के जो फंड्स रखे गए हैं, एक ही पूरे पंजाब में एक ही शेप के बन रहे हैं, डिज़ाइन सारा कुछ एक होगा, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स की जानब से सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ होता है जिसकी रिपोर्ट मांगी जाती है। और मैं समझता हूँ ये कौमी खजाने के साथ बड़ा खिलवाड़ करते हैं। कम से कम आप जिंदा मिसाल ले लें, ये फैसलाबाद का अलाइड बंड यूनिट है, यहाँ की छतें अभी भी टपक रही हैं पानी की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ का जो सीवरेज फ्लो पानी है वो ठीक से नहीं निकाला गया, स्कीम को मुकम्मल तौर पे हैंडओवर नहीं किया गया। अगर अलाइट बंड यूनिट के अंदर जाते हैं, जो सीलिंग है वहाँ से जो टैंकी का जो पानी टपकता है उसका और सीलिंग और सीवरेज का इस तरह ज्वाइंट नहीं है, जिसकी वजह से इस साइड का जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है दीवार, वो भी देख सकते हैं कि कैसा जैसे खस्ता हाल है वो हो चुका है। इस तरह इस हवाले से इनको कम से कम इन पे चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन की जानब से फैसलाबाद के जो 4 बड़े पुल हैं फैसलाबाद के, ये जाल का पुल है, निशाताबाद पुल है, अपना नवल्टी पुल है, इसके साथ साथ जो 4 अहम पुल हैं उस हवाले से जनाब इनकी जो मियाद मुद्दत ज्वाइंट होते हैं वो 10 साल है। ये 20 साल हो चुके हैं, इनके जो ज्वाइंट हैं वो नहीं डाले जा सके। कभी आप ये जाल पुल पे जाएं तो आप मतलब इस तरह आपकी गाड़ी डैमेज होने का खतरा है। जो बाइक राइडर्स हैं उनको तो मुश्किलात का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो जो गाड़ियों वाले हैं स्पेशली उनकी जानब से बड़ी कंप्लेंट्स आती हैं कि जनाब इसको किया जाए, इसको रिप्लेस किया जाए, लेकिन अभी तक हैवी ट्रैफिक बड़ा रिस्क है। आप कभी वहां पे जाएं तो पुल वाइब्रेट करता है, ये मतलब खतरनाक है। कम से कम उनकी जो ज्वाइंट है वो ही डाल दें। ये MND की जानब से कहा गया कि फौरी तौर पर इसको रिप्लेस किया जाए ताकि ये जो पुल है वो अपनी हालत बरकरार रख सके। तो किसी का ध्यान नहीं है जनाब को, अपना नवल्टी पुल के जंगले चोरी हो गए हैं, वहां पे भी टूट फूट का शिकार है। जाल पुल शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। इमरान हमारे साथ मौजूद है, एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ इमरान असलम मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं फैसलाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, उसकी डेवलपमेंट के हवाले से, फैसलाबाद की टूट फूट की शिकार सड़कों के हवाले से। तो सड़कों के हवाले से बात करें तो इमरान, हमने एक और बात हमारे सामने आती है कि फैसलाबाद के अंदर ट्रैफिक बढ़ती चली जा रही है। अगर हम बात करें हमारे फैसलाबाद के अंदर बाइक्स के हवाले से, बाइक्स की तादाद दुगनी हो चुकी है, गाड़ियों की तादाद दुगनी हो चुकी है, लेकिन सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, कोई नई सड़क तामीर नहीं हो रही। एक मेरे ख्याल चन्योट रोड, उसका फंड्स उसके मिल गए हैं जो चन्योट सरगोदा की तरफ जाती है, और वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर एक्सीडेंट्स होते हैं यौमिया बुनियादों पर। तो क्या उसमें आप देख रहे हैं कि वो 2025 के अंदर कंप्लीट हो जाएगी सड़क? होप सो, क्योंकि उसका जो प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट 2026 तक का है, क्योंकि चन्योट वाली साइड पे जो अर्थ वर्क है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर हम बात करें फैसलाबाद शहर में ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से, तो यहाँ पर 11 मंजिला जो पार्किंग प्लाजा था लगभग 2 अरब के करीब का, उसकी अभी तक जो फाउंडेशन है वही बनाई जा सकी। बाकी जितना भी काम मुकम्मल ना हुआ, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और हुकूमत पंजाब इन दोनों ने मिलकर बनाना था। मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेरे को लाई गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो पार्किंग प्लाजा था वो कायम ना हो सका, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं घंटाघर के 8 बाज़ारों में ट्रैफिक रवानी के मसाइल हैं, पार्किंग के मसाइल हैं, तजावज़ात के मसाइल हैं। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग एक और चीज़ भी है कि फैसलाबाद में पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेट अथॉरिटी जो है वो क़याम अमल में लाई जा रही है, जिसका बुनियादी मकसद होगा तजावज़ात, गिराम फरोशी, इसके साथ साथ महंगाई को कंट्रोल करना है, जिनके दफातर के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। लेकिन फैसलाबाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रैफिक के साथ साथ जो तजावज़ात का वो बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर फैसलाबाद की जो सरकारी अराजी है वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर जो काश्त की जा रही हैं, गैर कानूनी तौर पर जो लोग वहाँ पर काबजीन हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई ना अमल में ना लाई जा सकी और सरकारी राजी को वागजार ना करवाया जा सका। फैसलाबाद की मुख्तलिफ तहसीलों में है। महकमा जंगलात की 191 कनाल अराजी पर कब्जा है, और महकमा जंगलात की, तो इसमें जो रिपोर्ट है वो डीसी साहब को भी भेजी थी महकमा जंगलात के डीएफओ ने, कि हमारी 191 कनाल जगह पर कब्जा है जिन पर मकामी अफराद कायम हैं, और सम हो कुछ प्लेसेस पे ग्रेव यार्ड्स कायम हैं। तो अब अगर इनकी बात करें तो आप देखें, इनका जो बुनियादी मकसद होता है कि वहाँ पर शजरकारी को फ़रोग देना है। महकमे के पास उतने वसाइल नहीं हैं। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की बात करें तो महकमा रेलवे में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की जो रेलवे कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम है, वहाँ पर भी गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा माफिया का इंकशाफ है, वहाँ पर कायम है। इसी तरह फैसलाबाद में मुख्तलिफ जो पब्लिक सेक्टर्स की बिल्डिंग्स हैं, सरकारी इदारे हैं, वहाँ पर जो सरकारी अराजी है, सरकारी प्लेसेस हैं, उन पे कब्जा है। इसके साथ साथ अदारों की डेवलपमेंट की बात करें, ना तो सबाई मौसम पंजाब के पास अपनी बिल्डिंग है, ना खतून मौसम के पास बिल्डिंग है। इसके साथ साथ दारुल अमान के पास भी बिल्डिंग नहीं है। फैसलाबाद के ऐसे अदारे हैं जो अपनी ज़ाती ऑन बिल्डिंग से महरूम है, कम से कम उनको उनकी बिल्डिंग दी जानी चाहिए, ताकि अदारों की डेवलपमेंट के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर ये काम कर सकें। फैसलाबाद में ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से बात करें तो यहाँ पर आपको पता है कि पोल्यूशन के हवाले से ना तो यहाँ पर जो बाइक्स हैं या ट्रांसपोर्ट है, अभी तक वो एक समझ लें कि साइंस है, उससे पहले जो किए गए वादे हैं अर्बन बस ट्रांसपोर्ट सर्विस वो रोड्स पे ना आ सकी, मेट्रो बस तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अर्बन बस ट्रांसपोर्ट का सड़कों पे आना वो आई थिंक बड़ा एक ज़रूरी अमर है। नो डाउट आपने डबल डेकर बसेस, अजायब घर और दीगर जितने भी हिस्ट्रिकल प्लेसेस हैं शहरियों को सैर करवाने के लिए तो चला दी हैं, लेकिन वहाँ पर सबसे पहले ये तो देखें ना कि आपकी जो मेन अर्बन बस ट्रांसपोर्ट सर्विस है फैसलाबाद के शहरी उनसे महरूम है। फैसलाबाद में खुड़ियाँ वाला, सुधार बाईपास, रोशन वाला बाईपास, दीगर जितने भी बाईपासेस हैं जड़ावाला वाली साइड पे, लोग यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर फैसलाबाद में जॉब के सिलसिले में आते हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लेबर तबका है, सरकारी मुलाजमीन हैं, और हम देख सकते हैं कि ये फॉग का सीज़न है, रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रैफिक हादसात भी होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि जब आप लोग सड़क बना रहे हैं उसमें बहुत से ज़्यादा सेफ्टी जो टूल्स हैं वो होने चाहिए। इसके साथ साथ रोड्स पर हैवी ट्रैफिक का जो दाखिला है वो बंद करना चाहिए। फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड अगर 2 टन का है तो वहाँ पे 10 टन की ट्रैफिक जो है वो जारी है। आप लोगों ने अनडिज़ाइन शुदा जो ट्रैफिक है उसकी रोकथाम के हवाले से वहाँ पर एक्सल लोड मैनेजमेंट सिस्टम जो इलेक्ट्रिक कांटा है वो नस्ब न किया, जिसकी वजह से अरबों रुपए की लागत का जो बनाया गया रिंग रोड है वो तबाह हाली का खस्ता है कि वहाँ पे हो सकता है कि आइंदा 2-3 सालों में अगर यही हैवी ट्रैफिक की आमदरफ्त का सिलसिला जारी रहे तो फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड डैमेज हो सकता है। तो ऐसे में आप देखिए क्रशिंग सीज़न है, शुगर्स
जो जितने भी ट्रैक्टर ट्रालीज हैं, शुगर से लोड गन्ने की जो ट्रालियाँ हैं वो आती हैं टनों के हिसाब से, उस हवाले से भी कम से कम इनको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। शुगर कैन सेस की स्कीमें हैं, जो शुगर मिलों से मुल्हका सड़कों की बहाली की स्कीमें हैं, उन पे इन्होंने करोड़ों रुपए के फंड्स लगा दिए हैं। लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद की जानब से माली साल 2024 और 25 के लिए 2 अरब से ज़ायद के फंड्स रखे गए हैं रोड सेक्टर, गलियों की पुख्तगी, सीवर और दीगर स्कीमों के हवाले से। फैसलाबाद को जनाब 2024 और 25 में अरबों रुपए जारी हो चुके हैं, लेकिन अगर वहां से कोई बाहर से कोई फॉरेनर आ जाए या बाहर से कोई बंदा आ जाए, अगर वो देखे फैसलाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल, तो मुझे नहीं लगता शराज साहब के यहाँ पर कोई ऐसा काम है। आप देखें कम से कम आपका जो लेबर तबका है उनको फैसिलिटेट करें, फैसलाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल करें, पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग के मसाइल करें, कम्युनिटी डेवलपमेंट करें, ताकि लोग आके बढ़ सकें। जब तक आप इन्हीं मसाइल में जनाब मीटिंग खेल कर वाइंड अप कर देंगे, एक इदारे की जिम्मेदारी दूसरे पे डाल देंगे। मीटिंग्स जो खेली जाती हैं ये जरा बता दें कि मीटिंग्स मतलब इसका कोई अमल भी, इसका कोई पॉजिटिव नतीजा भी निकलता है? बिल्कुल नहीं ऐसा निकलता। जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन, सिर्फ खानापुरी होती है, सिर्फ खानापुरी होती है, और जिसे कहते हैं पैसों का ज़िया होता है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी ले लें या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास ले लें, वहाँ पे इदारों को बुलाया जाता है कि जनाब हाँ जी आपकी स्कीम बड़ी अधूरी है, आपकी स्कीम बड़ी स्लो है, इसको ठीक किया जाए। चाय का कप नोश फरमाया जाता है और जनाब ठीक है, अपनी जो डेवलपमेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो पोर्टल पर अपलोड हो रही हैं जी, हो रही हैं जी, PND पे जा रहा है जी, जा रहा है, चलें जी आप नेक्स्ट आगे बढ़ें। तो इस तरह तो नहीं होता। ये साइड पे क्यों नहीं जाते? मैं समझता हूँ जिसमें जिला इंतजामिया डेवलपमेंट सेक्टर की बड़ी नाहली है। मैं नहीं समझता कि ये डायरेक्टर डेवलपमेंट जो नहीं है समीना साहब साहिबा या डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट नवीसा साहब, इन्होंने अब तक डेवलपमेंट स्कीम का बड़ी जिसे कहते हैं कि टेक्निकल तरीके से विजिट किया हो। फैसलाबाद में तो 20वें ऐसे मसाइल हैं, ऐसी स्कीमें हैं जो अब तक मुकम्मल ना की गई। तो इनको चाहिए कि रोज़ाना की बुनियाद पर फैसलाबाद के रोड सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग्स, हेल्थ सेक्टर, स्कूल सेक्टर, दीगर भी जितनी डेवलपमेंट की स्कीमें हैं उनकी मॉनिटरिंग करें। इनको बाकायदा से पे करती है गवर्नमेंट। आपकी एक पोस्ट है डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर, आप उसका चेक एंड बैलेंस रखें। ये ना कि मीटिंग में प्रीव्यू हुआ जनाब इतनी प्रोग्रेस है, ये आपका कम से कम कुछ टेक्निकली चीज़ें आप अप्रोच करें। कुछ लोगों की देखें, लोग रोज़ाना की बुनियाद पर एप्लीकेशन मार्क करते हैं सूबाई मौसम में, एंटी करप्शन में, कि जनाब यहाँ पर ठेकेदार काम छोड़ के भाग गया, यहाँ पर सब स्टैंडर्ड मटीरियल यूज़ हो रहा है, कि आपने इवन दैट कि MND जो है, इसके साथ साथ जो CM की जो मॉनिटरिंग स्पेशल यूनिट की टीम है वो भी रिपोर्ट कर चुकी है। लेकिन कम से कम इनको अपने ऑन पे एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि फैसलाबाद में किस हद तक डेवलपमेंट के मसाइल हैं। और आप सिटी में देख लें किस तरह रोड सेक्टर के मसाइल आपको बुरी तरह शहरियों को मुतासर करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनके जो कानों में जूं तक नहीं रेंगती, जिसकी वजह से फैसलाबाद में रोड सेक्टर, डेवलपमेंट सेक्टर के मसाइल जूं के तूं हैं। नई स्कीम को लॉन्च करने के हवाले से तो आप प्रपोजल दे रहे हैं, कम से कम जो ऑन गोइंग स्कीमें ADP की उनको तो मुकम्मल किया जाए। कितने अदारे हैं जिनसे आपने कहा कि हमें बता दें 2024 में आपकी इतनी स्कीमें मुकम्मल हुई हैं, अब हमें कंप्लीशन जो सर्टिफिकेट्स हैं वो फ्राहम कर दें। कितनी स्कीमें हैंड ओवर हुई हैं वो मुकम्मल कर दें। कोई आप हमें डाटा फ्राहम कर दें कि जनाब फैसलाबाद में ये स्कीम मुकम्मल हुई है, इसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, ये इसकी हैंड ओवर डिटेल्स हैं, ये हमने जनाब अगले क्लाइंट डिपार्टमेंट को दे दी है। ऑल स्कीम्स जिसे कहते हैं कि अधूरी स्कीमें हैं और शहरियों को बड़ा मुश्किलात का सामना है। इसमें मैं समझता हूं कि लोग अपना जितने भी अदारे हैं जिसमें महकमा हाईवेज है, बिल्डिंग है, वासा है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियर डिपार्टमेंट है, इसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट है, इनको अपना बुनियादी किरदार अदा करना ही चाहिए ताकि फैसलाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मसाइल हैं वो वेल डेवलप। अच्छा, बिल्डिंग के ऊपर आप बड़ा फोकस करते हैं, जो सरकारी बिल्डिंग्स होती हैं, खासतौर पर अगर लेबर डिपार्टमेंट के वाले से बात करें तो आपने इस वक्त खबरें भी चलाई हैं कि महकमा लेबर जो है खस्ता हाली का शिकार है, उसकी बिल्डिंग तकरीबन गिरने वाली है। उसकी बिल्डिंग की क्या कंडीशन है और कितने अरसे से वो मरम्मत नहीं हुई है, जरा ये भी बताइए। लेबर डिपार्टमेंट में जो नई बिल्डिंग बन रही है जिसका आई थिंक ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्टर्स के 65% काम मुकम्मल हो चुका है। अभी जैसा कि लेबर डिपार्टमेंट के मुताबिक कि जनाब कॉन्ट्रैक्टर्स की जानब से अब बाकिया जो काम है वो इसलिए मुकम्मल नहीं किया जा रहा कि हमारे पास फंडिंग नहीं है। इसके साथ साथ फैसलाबाद में आप देख सकते हैं कि रोज़ाना कितना बड़ा शहर है यार, यहाँ पे फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री नहीं है। फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की जो स्कीम थी उसको अभी तक हैंड ओवर ही ना किया जा सका। पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद की जानब से महकमा CNW को कहा गया ये स्कीम हमें हैंड ओवर की जाए। हैंड ओवर होता है कि जनाब मुकम्मल होगी तो ये लें, अब आप इसको फंक्शन करें, यहाँ पे ITs लगाएं, अपने जितना भी सॉफ्टवेयर है या लैब है वो फंक्शन करें। अगर नहीं होती तो कम से कम आप उनको बताएं। वो जनाब बकिया फंडिंग की वजह वो स्कीम अधूरी है, 2024 में मुकम्मल करनी थी, डेडलाइन 15 अक्टूबर तक की दी है, जनवरी 2025 आ चुका है, वो स्कीम अभी हैंड ओवर नहीं हुई।
रोजाना की बुनियाद पर, रोजाना की बुनियादों पर उसके ऊपर जो है मीटिंग्स होती हैं, लेकिन जैसा इमरान ने बताया कि मीटिंग्स जो होती हैं वो सिर्फ जो है वो खानापुरी के लिए होती हैं, उसके ऊपर अमल दरामद कुछ भी नहीं होता है। तो मजीद भी गुफ्तगू करेंगे फैसलाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, लेकिन एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान असलम हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू कर रहे हैं फैसलाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के हवाले से। तो इमरान मुझे ये बताइएगा कि फैसलाबाद के अंदर वैसे तो कोई तरक्याती मनसूबा बमुश्किल ही शुरू किया जाता है, अगर उसको शुरू कर लिया जाए उसको पाया तक मील तक नहीं पहुँचाया जा सकता। तो क्या हर्डल्स आती हैं अभी साल 2025 के अंदर? कोई नया मनसूबा आप क्या देख रहे हैं IT यूनिवर्सिटी को निकाल के, मेट्रो को निकाल के? फैसलाबाद में सफारी पार्क जो है वो बनने जा रहा है। अच्छा, बनने जा रहा है? बनने जा रहा है। उसकी जो समरी है वो वज़ीर आला ऑफिस को साल कर दी गई है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानब से की गई है, जिसको पूरा एक डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे जैसे कि लाहौर का सफारी जू है जिसमें तमाम तर जानवर हैं, प्ले लैंड्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, पूरा एक नक्शा दिया जाएगा। तो वो जो गट वाला पार्क है उसको सफारी पार्क का दर्जा दिया जाएगा, उसको सफारी पार्क में कन्वर्ट किया जाएगा, जो आई थिंक इट्स अ रियली गुड इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। बिकॉज फैसलाबाद के जो शहरी हैं फरसूदा निज़ाम में, फरसूदा शिकायात में कम से कम जो एंटरटेनमेंट का ज़रिया है वो यही होगा कि जनाब ईद या मुख्तलिफ त्यौहार में आप लोग इन तफरी गाँव का रुख करें। चिड़ियाघर है, पार्क्स हैं, ये हिस्ट्रिकल प्लेसेस हैं, यहाँ का रुख करें। तो सफारी जू पार्क जो है वो आई थिंक बड़ी ज़रूरत है। डबल डेकर बसेस भी ठीक है आप लोगों की कर रही हैं। मानना ये कि फैसलाबाद के जो तारीखी इमारतें हैं, घंटाघर, गुमटी, बकत शाह की हवेली, ग्रेवयार्ड, गोरा कब्रिस्तान, इसके साथ साथ अजायब घर, जितने भी हिस्ट्रिकल प्लेसेस हैं, मिंट गुमरी, इनकी तज़ीन और आइश के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर बड़ी जनाब बेज़ाब्तियाँ हुई इनके फंड्स में। और इस हवाले से MND की जो रिपोर्ट भी हैं कि जो वाल सिटी लाहौर है उनकी जानब से फंड्स अप्रूव किए गए थे, यहाँ पे फंड्स लगाएं, जिसका बुनियादी मकसद फैसलाबाद को दिलकश फैसलाबाद की स्कीम के नाम से लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद फैसलाबाद की जितनी भी खूबसूरती इसको बढ़ावा देना है। तो कहाँ पे है दिलकश फैसलाबाद? ये तो दिल को ठेस पहुँचती है इस मामले में कि जब अब देखते हैं फैसलाबाद की खूबसूरती को मानद पड़ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नेग्लिजेंस। आप कम से कम अपना जो दिया गया पैसा वो तो लगा दें यहाँ पर यार, वो भी नहीं आप लगा रहे। इंक्वायरीज रिपोर्ट सुधार ने उसको रिप्लाई भेज दिया कि आपकी जानब से ये रिपोर्ट नहीं दी गई, कितने फंड्स खर्च हुए हैं वो मीटिंग में डिस्कस, लो जी आए बादशाह ठप। तो ये अवामी फलाई का मनसूबा कहाँ तक कब मुकम्मल होगा? तो बड़ा मतलब जिसे कहते हैं कि अब देखें जर्मन के फॉरेनर्स जितने भी आते हैं वो फैसलाबाद आते हैं कि हम विज़िट करें। यहाँ पर क्लॉक टावर में आप देख सकते हैं कि वही एक मतलब कम से कम थोड़ा डेवलप करना चाहिए। आप जब तक डेवलप नहीं करेंगे तो किस तरह आप लोगों को डिलीवर कर पाएंगे? वही लेबर अपने सुनाता है अपनी दास्तान के यहाँ पे रोज़गार नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कम से कम इनको कुछ ऐसी फैसिलिटेट करना चाहिए। आप लोगों ने पंजाब सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री के तहत तमाम अफराद की रजिस्ट्रेशन का अमल तो मुकम्मल कर रहे हैं, कम से कम हकीकी मानों में आवाम को रिलीफ भी दें। आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान रिलीफ पैकेज में जिस तरह साबका द्वार में कहा जाता है कि किस तरह जनाब यहाँ पे फंड्स की खुद बुद की गई है, तो आप इस जितने भी टैग मिल रहे हैं आप इसको हटाएं। आप एक शफाफ तरीके से जो मुस्तक अफराद हैं उनकी घर की दहलीज तक आटा पहुँचाएँ। आप उनको घी, ऑयल और दीगर जो आइटम्स हैं उन पर सब्सिडी दें ताकि लोगों को पता चले कि रमज़ान में हमें ये चीज़ें फ्राहम की जाएंगी। जस्ट आप सर्वे कर लेते हैं कि एक आदमी को ये मिल गया है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जनाब बंदा मरा हुआ है, उसके नाम पे बोर्ड पे अक्सर देखा निकल आता है, लेकिन मरे हुए बंदे के नाम पे ये जितनी भी पैकेजेस हैं वो निकल आते हैं। तो कम से कम इनको ये मॉनिटरिंग का तरीका भी ठीक करना चाहिए कि डेवलपमेंट के साथ साथ बुनियादी जो सहूलियात हैं वो आवाम तक हकीकी मानों में पहुँचाई जानी चाहिए। बिल्कुल से पहुँचाई जानी चाहिए। अच्छा, आपने बात की है, इसके हवाले से मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर फैसलाबाद के लिए मेट्रो बस का कब जो है वो खुशखबरी हम सुनेंगे, क्योंकि हमने सुना था कि डबल डेकर बसेस तो आ गई हैं। क्या फैसलाबाद को मेट्रो बस मिल सकती है? फैसलाबाद रूट्स डिसाइड हुए हैं? नहीं, रूट्स तो वो जैसा कि पहले भी हम देख चुके हैं कि रेड, पर्पल, येलो और ग्रीन जो रूट्स हैं वो तय किए गए हैं, जिसका बुनियादी मकसद फैसलाबाद, खुड़ियांवाला, कमालपुर इंटरचेंज, घंटाघर, इसके साथ साथ बाईपास से मिलाते हुए शहर की 32 से 34 पॉइंट्स पर जो है वो शहरियों को उतारना है।
वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग में डिस्कस की गई थी और जिसमें पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद थे, डिप्टी कमिश्नर मौजूद थे। एफटीए की जानिब से जो प्लान तरतीब दिया गया है जिसमें कहा गया था कि जनाब के ये हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक उनका जो रोड रूट्स और रोड मैप प्लान है वो तय ना हो सका, क्योंकि मेट्रो बस के हवाले से आपको कुछ वसी रोड चाहिए हैं और इसके साथ साथ रोड नेटवर्क प्लान चाहिए। तो फैसलाबाद में तो रोड्स की हालत बहुत बुरी है, यहाँ पे तो आप आते जाते रिक्शे वाला गिर जाता है, वो तो फिर 70 अरब से ज़ायद लागत की मेट्रो बस यहाँ पे चलानी है, तो उसकी सेफ्टी तो बहुत ज़रूरी है। लाहौर में मेट्रो बस है, मुल्तान में है, रावलपिंडी में मेट्रो बस है, यहाँ पे क्यों नहीं है? यहाँ पे मैं समझता हूँ कि रोड नेटवर्क प्लान्स को, फैसलाबाद के मास्टर प्लान को अमेंडमेंट की ज़रूरत है। फैसलाबाद का जितना भी ग्रीन एरिया ग्रे में कन्वर्ट किया जा रहा है, ब्राउन में कन्वर्ट किया जा रहा है, इनको रोकना चाहिए। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी जो बन रही हैं शहर की ग्रीनरी को तबाह करते हुए, उनको रोकना चाहिए। आप मज़े की बात कि हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले जितने भी इलीगल बैठे हुए हैं, वो फैसलाबाद की जितनी भी शाहराएँ हैं, सड़कें हैं, उन पे तजावज़ात की मद में अपने एंट्री गेट बना देते हैं। बिल्कुल सही। ये कौन रोक करेगा जनाब? कहाँ की आपकी ज़िला इंतज़ामिया, कहाँ की फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये लोग कहाँ पे हैं? कम से कम उनको ये सोचना चाहिए कि फैसलाबाद की जो हुकूमत पंजाब की ऑन लैंड है, स्टेट लैंड है, उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से आपने अब तक कितनी कार्रवाइयाँ की हैं, कितनी रिकवरियाँ की हैं? अच्छा, अब मुझे इमरान ये बताएं कि सेफ सिटी के हवाले से आपने बड़ा खबरें दी हुई हैं। सेफ सिटी हम सुन रहे थे, बल्कि मेरी सीपीओ साहब से मुलाकात हुई थी, उनसे हमने इंटरव्यू किया। अच्छा। उन्होंने कहा जी सेफ सिटी हम बस इस साल 2025 की शुरुआत में ही हम दे देंगे, इंशाल्लाह ताला फैसलाबाद को अच्छी खबर मिलेगी। सेफ सिटी एक्टिव हो जाने के बाद फैसलाबाद बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करेगा, नज़र नहीं आ रहा था। फैसलाबाद सेफ सिटी तो अभी तक जो ग्राउंड सिचुएशन है करंटली, वो तो अभी काम रुका हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर अप्रूवल। अभी अप्रूवल आ गई है 4 अरब 22 करोड़ की। ये मनसूबा था 3 अरब 82 करोड़ का। अभी जो रिवाइज अप्रूवल आ गई है वो 4 अरब 22 करोड़ है। महकमा कम्युनिकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, इसके साथ साथ सेफ सिटी जो हकाम है, इस पूरे मनसूबे को मुकम्मल करेंगे। कैमरे यहाँ पे लगाए जाएंगे करोड़ों लागत के। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड अरबों लागत का यहाँ पे नेटवर्क प्लान करेगा। फैसलाबाद शहर और फैसलाबाद की बाईपासेस के तरा में पूरा सारा ये नेटवर्क प्लान है। जिस तरह लाहौर में सेफ सिटी मॉनिटर कर रहा है कि जनाब यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे ये वारदात हुई है, पूरा एक मॉनिटर किया जाता है। बेसिकली सेफ सिटी कंट्रोल कर रहा है पूरे शहर को, मूवमेंट को, क्राइम रेशो को, एक्सीडेंट को, कुछ ऐसी चीज़ें हिडन कर जाती हैं उसको रिपोर्ट करता है। बेसिकली तमाम अदारों ने सेफ सिटी से मुआवनत लेनी है, रूट्स के हवाले से, क्राइम रेशो के हवाले से, एडिशन के हवाले से, इसके साथ साथ लोगों की नकलो हरकत के हवाले से। सेफ सिटी का मेगा प्रोजेक्ट आई थिंक ये मुकम्मल होना चाहिए। और अभी ये जो काम इनका बकिया रहता है उसके लिए भी इजाफी फंड्स मंजूर हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये मुकम्मल होगा कब? इजाफी फंड्स तो मंजूर हो चुके हैं, लेकिन मुकम्मल कब होगा? फैसलाबाद कब सिक्योर फील करेगा सेफ सिटी के अंदर? इस पर गुफ्तगू करेंगे, एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक जी, वंस अगेन आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, सेफ सिटी के बारे से बात कर रहे थे। सेफ सिटी जब एक्टिव हो जाएगा, कब एक्टिव होगा? फंड्स तो मंजूर हुए, इल्तिवा का शिकार बहरहाल है, लेकिन हमें नजर आता है कि हमने देखा है कि M3 के ऊपर भी, रोड्स के ऊपर आपको कैमरे लगे नस्ब हुए हुए नजर आते हैं। तो सेफ सिटी हम कब उम्मीद कर सकते हैं कि फैसलाबाद को सेफ सिटी अब एक्टिव करके मिल जाएगा, ताकि हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी कंट्रोल कर सकें? बिल्कुल, फैसलाबाद में जो सेफ सिटी का मंसूबा है, होप सो ये माली साल 2024-25 जून 2025 तक अगर इसकी फुल फंडिंग होगी तो ये मंसूबा मुकम्मल हो सकता है। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, फैसलाबाद की तरीका मेगा प्रोजेक्ट है। इसके बाद जंग में भी शुरू किया जाएगा। फैसलाबाद जो है आप देख सकते हैं कि रोज़ाना क्राइम रेशियो बढ़ रही है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। तो सेफ सिटी की वजह से ये हो सकता है, अगर कम से कम आपने अरबों लागत लगाएंगे पैसे, अगर सेफ सिटी फंक्शनल हो जाता है तो कम से कम क्राइम रेशियो जो आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं उन करदार को कैफरे करदार तक भी पहुंचाना चाहिए। ट्रैफिक के मसाइल पे बड़े हल होंगे, बड़े मसाइल होंगे। ट्रैफिक का भाव, जितना भी ट्रैफिक पुलिस इसके साथ साथ दीगर इदारों को लूप में लिया जाएगा। और फैसलाबाद में ये स्पेशली जिसे कहते हैं कि मेगा प्रोजेक्ट है, और आई थिंक इसको मुकम्मल होना चाहिए। बहुत से ऐसी मसाइल हैं, जैसे इन्वायरमेंटल कम्प्लेक्स की स्कीम है जो फैसलाबाद में स्मोक की बढ़ती हुई वजूहात को कंट्रोल करेगी, उस पर मुकम्मल होना चाहिए। इसके साथ साथ मल्टी स्टोरी बैरिक्स जेल्स में वर्क है, वो मुकम्मल होना चाहिए। फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का प्रोजेक्ट है कि लाहौर नमूने ना भिजवाए जाएँ, फैसलाबाद उसी वक्त सैंपल लिया, उसी वक्त रिजल्ट आ गया, उसी वक्त फाइन किया। तो ये होना चाहिए। बड़े बड़े ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आई थिंक मुकम्मल होने चाहिए। ई रजिस्ट्रेशन मॉडल जो सेंटर है, रोज़ाना की बुनियाद पर लोग अपनी फ़र्दें जमाबंदियाँ लेके कचहरी जाते हैं, वो एक क्लिक पे होगा कि जनाब आपका ये डाटा है, आप इतने मेंबरान हैं, आपकी फैमिली में इतने की, आपकी ज़मीन का रिकॉर्ड है।
ये जो डिजिटलाइज तरीका है, आई थिंक वी शुड मूव देम, हमें इस तरफ जाना चाहिए। अगर नहीं गए तो वही मैनुअल तरीके पे आई थिंक हम पीछे रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। जी जी, डिजिटलाइज तरीका होना चाहिए और कम से कम इनका चेक एंड बैलेंस भी इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि लोगों का वक्त बचे। देखिए इतना फास्ट हो चुका है कि लाइन्स में लगे हुए हैं यार, मतलब नादरा आप देख लें, दीगर ले लें। आजकल तो ऐसा है कि ई गेट है कि आप जैसा कि नफाज कर दिए गए हैं एयरपोर्ट्स पे इस्लामाबाद वगैरह में कि आप लोग आएँ और आप सारा बोर्डिंग ओके, आप जहाज़ में बैठ जाएं। इस तरफ दुनिया आ चुकी है कि हम वही लाइनों में लगे हैं। ई खिदमत मरकज़ देख लें, नादरा देख लें, बिलों के जो लोग, ये सबसे बड़ा होगा कि जो आप लोग बिल पे करते हैं वो ऐप से कर देते हैं। अभी भी लोग उस तरफ नहीं जा रहे, लोग जनाब वही मतलब बैंक में लगे हैं। तो ये कम से कम ये चेंज होना चाहिए। ये चेंज सिर्फ टेक्नोलॉजी शिफ्टिंग से नहीं आएगा, मेरे ख्याल में अवेयरनेस से भी आएगा। अवेयरनेस बिल्कुल ऐसा आपने कहा कि मोबाइल ऐप से हम लोग कर सकते हैं बिल जी, लेकिन कई लोग ऐसे जो जिनको आता नहीं है, यार मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, तो उनको अवेयरनेस देने की जरूरत है। आपने सीखना कैसे है। और सेफ सिटी के वाले से बात करें तो मुझे लगता है कि जो चालान किए जाते हैं और वो जिस तरह से घर भिजवाए जाते हैं चालान, हाँ, वो तो घर भिजवाए जाएंगे, ऐसा ही है। ये तो मैनुअल किए जाते हैं ना। इस तरह तो ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी। हर फर्द जो है वो हुकूमत की जिला इंतजामिया की नेविगेशन के अंदर होगा कि ये क्या कर रहा है, इसकी एक्टिविटीज क्या है, किधर जा रहा है, किधर मूव हो रहा है। सर बिल्कुल ऐसे पे एक गाड़ी आई है बाहर से, मशकूक गाड़ी आई है फास्ट फोर्स, उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है, कितने अरसा रही है, बाद में डिपार्चर और इन का तो जितनी भी मूवमेंट है उस पर नज़र रखी जाएगी। इसके साथ साथ अगर कोई वायलेशन करता है ट्रैफिक के हवाले से, लाहौर में तो है कि उन्होंने तजर्बा भी किया है, कोई चलान ऑटोमेटिकली घर पहुँचा है, मतलब दे हैव टू पे। और अब ये है सीन के फैसलाबाद में इसमें मसाइल की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। आई थिंक इस पे आना चाहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो माइंड ब्लोइंग, माइंड ग्रोइंग जो ऑफिसर्स हैं उनकी तैनाती बहुत ज़रूरी है। जब तक ये फरसूदा निज़ाम और इसके साथ मैनुअल लीडर्स हों, हाँ वो कम से कम उनको आप थोड़ा सा वेव ऑफ कर दें, थोड़ा सा और जगह पहुँचा दें। फैसलाबाद में टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए बहुत फास्ट ट्रैक पे जो अफसरान जिनको पता है कि हमने इम्प्लीमेंटेशन करवानी है उनको लाना चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ एक इनागोरेशन कर दी CPO साहब ने, RPO साहब ने या दीगर जितने भी वज़रा हैं, इस पे काफ़ी नहीं है। इस पे हकीकी मानों में अमल दरामद, क्योंकि हुकूमत पंजाब अवाम का अरबों रुपये का यहाँ पे पैसा लग रहा है, उन पैसे की हफाजत करनी अवलीन जिम्मेदारी है, ना कि हम प्रोटोकॉल और शशकों की तरफ में जाके जनाब पूरी इसको एक एंजॉय करें। तो आई थिंक इस पर बड़ा एक जामिया हिकमत अमली अपनानी चाहिए ताकि फैसलाबाद के शहरियों को हकीकी मानों में ऑल द सेक्टर में फ्लाह बहबूद और डेवलपमेंट नजर आए। मुझे लगता है इमरान कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ सेफ सिटी प्रोजेक्ट दे दें और मेट्रो दे दें जी, तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। क्योंकि मेट्रो से यह है कि लोगों को सस्ती ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी, इजी। कई लोग जॉब नहीं कर पाते हैं, आप यकीन करें हैंडसम सैलरी मिल रही होती है, उसके बावजूद जॉब इस वजह से नहीं कर पाते कि वो कैलकुलेशन लगाते हैं कि मेरा तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा ही जो है वो मेरी आधी तनख्वाह तो ट्रांसपोर्ट में निकल जानी है, ऐसा ही है, तो बाकी आधी तनख्वाह का मैं क्या करूंगा। तो मेरे ख्याल में जॉब अपॉर्चुनिटीज कई ठुकरा रहे हैं लोग सिर्फ इस वजह से। कई लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे कि यार ये मुझे बिजनेस बड़ा दूर पड़ता है, मैं ये फलाह दुकान वहां जब पे नहीं खोल सकता, मुझे ट्रैवलिंग बड़ी कॉस्ट कर जाएगी। तो कई खवातीन अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं इस वजह से कि हमारा ट्रांसपोर्ट का बड़ा मसला है। हमारे भाई, हमारे हस्बैंड, हमारे खामद, हमारे जो घर वाले हैं, हमें अब्बा जी इतनी दूर तक छोड़ के नहीं आ सकते। तो ये मसाइल इतने ज्यादा हल हो जाएंगे जब आपकी सिर्फ और सिर्फ मेट्रो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मेट्रो सेफ भी बड़ी है, हाँ, आपकी खवातीन उसमें सेफ महसूस करती हैं। ऐसा ही है। रक्शे को रोकना काबिल एतमाद है या नहीं है, गुड, वो मेरे ख्याल में ये तमाम मसाइल सिर्फ और सिर्फ आपकी मेट्रो ने हल कर देने। बिल्कुल ऐसे। इसके लिए सर शराज साहब वही मैंने अर्ज किया है कि यहाँ पे रोड नेटवर्क प्लान उसको तरतीब देने की जरूरत है। देखिए ना, अब आप अगर करें ये फैसलाबाद से, अगर हम चुनाव ये ऑफिस से मिलर रोड से अगर चुनाव क्लब तक जाएं तो सड़क की हालत देख लें, वहाँ पे आधा घंटा। तो मेट्रो बस के हवाले से भी प्लान यही है। अगर अलाइड मोड से गुमटी तक जाना है, घंटाघर की तरफ जाना है, तो आई थिंक मेट्रो बस को बड़ी हर्डल्स हैं। तो ये है कि इनके लिए रोड नेटवर्क प्लान तरतीब देना चाहिए, तजावज़ हटा के एक ऐसा प्लान तरतीब देना चाहिए कि या तो इसका अलग रूट्स हों, अगर इसी रूट्स में आना तो कम से कम ऐसी अमेंडमेंट हो कि रिक्शा और दीगर व्हीकल्स को कोई डुप्लीकेट वे जो है वो दिया जाए और बड़ी जो ट्रैफिक है उनको अलग रास्ता दिया। हो सकता है, हो सकता है। अच्छे खासे चौड़े रोड है हमारे, पर मेरे ख्याल में वो तजावजात की वजह से शायद वो। बिल्कुल ऐसा ही है। आप रात में जाके देखें घंटा घर के एतराफ में जितने भी बाजार हैं खुले, अब रात को 2 बजे वहां पे घूम के देखें, आप कहेंगे ये तो बड़ी रोड चौड़ी है। जनाब खुले हैं, अक्सर हम जाते हैं चाय पीने तो बड़ा खुला नजर आता है। रात में ही असल में जो खूबसूरती है, अब देखें तो 11-12 उसमें अगर छोटी सी एक लेन आपने बनानी है मेट्रो बस के लिए तो वो तो मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हकाम भी जनाब अपनी जिसे कहते हैं कि खाना पूरी के लिए एक रेडी को जुर्माना करते हैं, बाकी 10 वैसे डर के उठा के ले जाते हैं। अगर मेट्रो बन जाएगी तो फिर ये बड़ा मसला है ना, उनके जुर्माने खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये हमारी बिल्कुल ये भी है कि जिसे कहते हैं कि पार्किंग प्लाजा
मसला अगर नहीं बन रहा तो इसके पीछे एक माफिया है, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। वो कहते हैं अगर बन गया तो हमारी ये जो हमने मिनी पार्किंग इलीगल बनाए हुए हैं वो ये खत्म हो जाएगी। पार्किंग, खुद साख्ता पार्किंग है, गैर कानूनी पार्किंग, उसमें भी बेज़ाब्तियां हुई हैं जनाब। 47 लाख की जो जाली पर्ची हैं वो कौमी खजाने में जमा नहीं हुई। तो ये बड़े मसाइल हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। आई शुड के वी शुड मूव एंड वी शुड डेवलप। आई थिंक ये फैसलाबाद का एक बड़ा, जिसे कहते हैं हकीकी मानों में अगर मैनचेस्टर पाकिस्तान का बनाना चाह रहे हैं तो इंडस्ट्रियल सिटी के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन बंद की जाए, उसे हकीकी मानों में हर वो मेगा प्रोजेक्ट दिया जाए जिसकी उसको जरूरत है। बिल्कुल, फैसलाबाद के अंदर इस वक्त प्रोजेक्ट्स की जरूरत है और जिन प्रोजेक्ट्स की जरूरत है उनके ऊपर काम भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया इमरान हमारा हमें ज्वाइन करने के लिए। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और चलते हैं हमारे गेस्ट की तरफ। हमारे गेस्ट आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनका तारुफ आपको करवाएंगे। तो लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा हमारे सेहत के हवाले से। हमारी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। यू डोंट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू डोंट टेक केयर ऑफ योर डाइट, बिकॉज ये एक ऐसी ब्लेसिंग है जो आपको इननेट मिली हुई है, जो आपको इनहेरेंट हुई हुई है। जब ये चली जाती है उसके बाद इसकी कदर का अंदाज़ा होता है। मैं हमेशा कहता हूँ और आई डोंट गेट टायर्ड ऑफ इट, इवन यू गेट टायर्ड ऑफ इट लिसनिंग, बट आई डोंट गेट टायर्ड ऑफ इट। मैं बार बार कहूँगा कि जब सेहत होती है तो आपकी हज़ारों ख्वाहिशात होती हैं कि मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी कर लूँ। जब सेहत नहीं होती तो आपकी सिर्फ एक ख्वाहिश होती है कि मैं सेहतमंद हो जाऊँ और मैं सिर्फ सेहतमंद हो जाऊँ, ये मेरी एक ही ख्वाहिश है। तो सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही वजह है कि आज हमने सेगमेंट जो है डेडिकेट किया है सेहत को, हेल्थ को, न्यूट्रिशन को, और न्यूट्रिशन प्लान कैसे किया जाता है, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाता है और खास तौर पर उसके ऊपर अमल कैसे, उसको अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई कैसे किया जाता है। इट्स ऑल अबाउट द डिसिप्लिन। यू हैव टू डिसिप्लिन योर लाइफ। अपनी जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन लेके आएंगे, ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और क्या डाइट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, और क्या डाइट का मतलब सिर्फ और सिर्फ भूखे रहना होता है या फिर अच्छा खाना होता है। ये तमाम के तमाम मौजूद, तमाम के तमाम टॉपिक्स जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। बड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हैं हमारे सोसाइटी के हवाले से, लेकिन उसके ऊपर आप बात करेंगे। तो हमारे साथ आज के इस सेगमेंट में मौजूद हैं डॉक्टर महा नसीर, जो कि कंसल्टेंट डाइटिशियन है। हम वेलकम कहते हैं उनको। थैंक यू सो मच महा फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा महा, मुझे बता दें कि न्यूट्रिशन अवेयरनेस के हवाले से बात करें तो हमारे यहाँ इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो मिला खा जाओ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आज तो वीकेंड है, आज तो शादी है, आज तो कोई मसला नहीं, कभी कभी चलता है। तो हम लोग फ्राइड चीज़ें भी खाते हैं, हम लोग शुगरी फूड्स भी खाते हैं। वी आर डाउनिंग दी जंक एज वेल। तो ये कितना नुकसानदेह है और न्यूट्रिशन का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है एक आम शख्स की, एक लेमैन की ज़िंदगी के अंदर? फर्स्टली मैं समझती हूँ कि हमारे पास सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। जो न्यू कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं वो जंक फूड को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई फूड बेचना चाहते हैं तो आई थिंक यू कैन मेक इट हेल्दी वे। आप उसको एक अच्छा न्यूट्रिशन बैलेंस के साथ भी ऑडियंस को दे सकते हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स पहले हमसे गुजर चुके हैं या जो कंसल्टेंट्स हैं या जो मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, हम लाइक टैगिंग पीपल, बट मुझे लगता है कि वो अवेयर नहीं करते। पेशेंट जब उनके पास जाता है कि मेरी शुगर बढ़ रही है तो मुझे क्या लेना चाहिए, आप इंसुलिन रिकमेंड कर रहे हैं, आप मेडिसिन रिकमेंड कर रहे हैं, या इसके अलावा क्या होता है कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया तो आपने गोली लिख कर दे दी है। तो वो जो टैबलेट्स पे बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग हुई है, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम कि आपको बताया ही नहीं गया कि न्यूट्रिशन है कि आप बच्चों को नहीं आइडिया, आप फ़ौरन से उनको कोल्ड ड्रिंक पे लगा रहे हैं, आप उनको बर्गर्स पे लगा रहे हैं। तो छोटे होते से आपने आपके बच्चे के माइंड में फीड आउट कर दिया है कि भाई आपने यही खाना है, दैट इज़ द मेन फूड। आप उसको रोटी, सालन, इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस देंगे तो उसको पता लगेगा। अच्छा, मुझे बताएं कि नाश्ते के हवाले से बात करें तो हमेशा पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर ब्रेकफास्ट। या तो हम बहुत ज़्यादा शाही नाश्ता करते हैं, देसी घी के पराठे और चार चीज़ ऑमलेट्स का एक बना देते हैं, एक सालन बना लेते हैं। तो या तो वैसा करते हैं या तो हम बिल्कुल ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं और ये हमारा नाश्ता। आप नाश्ते में क्या लेते हैं? जी मैं ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ। Yes, exactly. तो what is the perfect diet for as long as the breakfast is concerned? Well, there is no perfect diet I can say, क्योंकि हर इंसान की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट बहुत डिफरेंट है। आपकी बात करें, मेरी बात करें, अकॉर्डिंग टू आवर हेल्थ स्टेटस, अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, अकॉर्डिंग टू आवर फाइनेंशियल कंडीशन, हर चीज़ के लिहाज से, हमारी चॉइसेस के लिहाज से हमारी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट बहुत डिफरेंट है। कैलोरीज का इंटेक डिफरेंट होगा। फिर फॉर एग्जांपल अगर आपने चीज़ की बात की, इफ़ यू आर लाइकिंग चीज़ या आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी है, वो चीज़ डाइजेस्ट करती है, माइट बी इट विल नॉट सूट फॉर मी।
तो हमें ये कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है। अगर हम जनरली बात करें तो आप एक बैलेंस पोर्शन लें मील्स का। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा प्रोटीन का पोर्शन हो गया, थोड़ा सा आपने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, थोड़ा सा आपने ड्राई फ्रूट्स ले लिए, ताकि फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आप सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेना शुरू कर दें। इट विल मेक योर हेल्थ इवन बेटर। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा, बच्चों के हवाले से बात आपने की थी कि कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, हम बच्चों की डाइट के हवाले से कतई तौर पर कुछ ख्याल नहीं करते। मैं आई से इट ओपनली, चाहे माँ बाप जो है उसको बुरा माने, पेरेंट्स इस पर माइंड करें, मैं खुद कह देती हूँ कि पेरेंट्स नहीं ध्यान पेरेंट्स देते। नहीं ध्यान देते हैं। पेरेंट्स उनको प्रोवाइड करते हैं, बल्कि आई वुड रादर से कि वो जो चीज़ मांग रहे होते हैं, हमें चॉकलेट्स खानी है, दे आर इंटरेस्टेड इन चॉकलेट्स, दे आर इंटरेस्टेड इन बर्गर्स, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सालन रोटी, दे आर इंटरेस्टेड इन कोल्ड ड्रिंक्स, ऑल काइंड ऑफ आइसक्रीम्स। मैं ये कहता हूँ कि ये स्लो पॉइजन है। अभी शायद आपको महसूस नहीं हो रहा, कल को जाके जब आपके बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा, वो चीज़ों को हजम नहीं कर पाएगा, उसको स्टमक के प्रॉब्लम होना शुरू होंगे, स्टमक बग आना शुरू हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में तब आपको रियलाइज होगा कि हमें वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन। प्रॉब्लम इसके जैसे नॉर्मली पेशेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, आप यकीन करें 10-11 साल के बच्चे और 100 kg प्लस वेट है उनका, मतलब वो बेस्टी ग्रेड 3 तक चले गए हुए हैं और फैट की लेयर्स बन चुकी हैं, डेपोजिशन हो चुकी है, उनके ऑर्गन्स को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। और बच्चे जब आपने इतनी ईटिंग हैबिट उसकी ख़राब करा दी है, वो 1 महीने में कभी भी ठीक नहीं होगी। इट विल टेक ऑलमोस्ट अ ईयर और मोर देन अ ईयर। ये चीज़ आप अंडरस्टैंड नहीं करते और पेरेंट्स कहते हैं 2 महीने में वजन कम करा दे। डॉक्टर, ये ओवरनाइट भी तो इतना वेट नहीं ना गेन होता। एग्जैक्टली द पॉइंट। आपका बच्चे का वेट जो है 40 से ऊपर जाना शुरू हुआ, आपने उसको ओवरलुक किया तो वो 100 पे पहुंचा ना। तो जो हमें कहाँ पे अलार्म जो है ना वो बच जाना चाहिए हमारे दिमाग के अंदर कि बच्चा जो है। मैं नॉर्मली बात करती हूँ, अगर आपका वेट बढ़ने में 3 साल आपको लगे हैं, आपको कम से कम उतने महीने तो माइंड में रखना चाहिए कि मुझे ईटिंग हैबिट चेंज करनी है। अगर फॉर एग्जांपल अगर 8 साल से मोटे हैं, 8 महीने तो अपने आप को आप दे सकते हैं, बट लेकिन मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, हमें 1 महीने में 10 किलो कम करना है, 12 किलो कम करना है, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आपके बाल चले जाएंगे, आपकी स्किन खराब हो जाएगी, क्योंकि आप न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम लो कैलोरी डेफिसिट पे जाते हैं, वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलोरी डेफिसिट के बगैर आपका वेट लॉस नहीं हो सकता, लेकिन क्रैश डाइट्स आपकी पूरी हेल्थ खराब कर देंगी। तो आई थिंक एक वो अप्रोप्रिएट टाइम देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो आप कह रहे हैं अलार्मिंग साइंस, हमारी बॉडी हमें अलार्मिंग साइंस कह लें महीनों में या डेज में देना शुरू कर देती है। आप लेथार्जिक फील करते हैं, आपके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, आप छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लग जाते हैं, आपको खाना खा के वॉमिटिंग आने की सेंसेशन होती है, नॉजिया फील होता है। दीज आर द सिम्टम्स एक्चुअली। आपको बार बार भूख लग रही है, तो बेसिकली ये सारा आपका हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट हो चुका है बॉडी में, बट यू आर जस्ट इग्नोरिंग दैट। एग्जैक्टली, हमें इग्नोर करना नहीं चाहिए, और ये साइंस अगर आना शुरू हो जाए तो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट, यू हैव टू बी कंसर्न्ड। अच्छा, मुझे बता दीजिएगा कि हमने बच्चों के हवाले से बात की, अब मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ यंगस्टर्स के हवाले से, जो टीनेजर्स हैं, जो 17-18 साल से लेकर 25-30 साल तक के लड़के हैं, लड़कियां हैं, खवातीन हैं, वो भी अपनी डाइट के हवाले से, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि उनको पिज्ज़ा और बर्गर चाहिए, उनको हर वक्त जो है ना, और मिडनाइट क्रेविंग्स के लिए बड़ी ऑफर्स भी लगाई जाती हैं कि मिडनाइट क्रेविंग्स डील, देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर दैट। मार्केटिंग स्ट्रेटजी आउट देयर। तो मैं ये कहता हूँ कि 12 बजे के बाद अगर आप कुछ पिज्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं, हाउ डेंजरस दैट इज फॉर योर स्टमक। एग्जैक्टली, क्योंकि उस टाइम पे आपने सिर्फ लेटना है, आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो कैलोरी एज अ डेंस कैलोरी आपकी बॉडी में रहेगी, वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगी, तो ऑब्वियसली वो एज एन एक्सेस फैट आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत बेसिक रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस नहीं है। आप सुबह जब नाश्ता करें तो बहुत ज़्यादा आप हेल्दी किस्म का नाश्ता करें, थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा भी ले लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपके ब्रेन ने भी काम करना है, आपकी पूरी बॉडी ने काम करना है, ऑर्गन्स ने एनर्जी यूज़ करनी है। उसके बाद आप दोपहर में कुछ लाइटर मील लें। रात का खाना आपका बहुत ही कम होना चाहिए, बहुत कम इन द सेंस कि या तो वो बहुत बैलेंस्ड हो, ठीक है, आप 7-8 बजे खाना खा लें, क्योंकि प्रॉबेबली 3 घंटे आपके चाहिए स्टमक को किसी भी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। या दैट डिपेंड्स, आप प्रोटीन ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, उस लिहाज से थोड़ा सा। मेरे दोस्त पूछते हैं कि रात में जब वो, मैं खुद भी खाली पेट सोने की कोशिश करता हूँ, और मैं ये रिकमेंड करता हूँ अपने सारे दोस्तों को। तो परसों की बात है गालिबन, मेरे एक दोस्त हैं बड़े क्लोज, वो मुझे कहते हैं कि मैं भूखे पेट सो नहीं पाता हूँ, मुझे रात को 11 बजे 10-11 बजे कुछ ना कुछ स्नैक्स चाहिए होते हैं, तो मैं ड्राई फ्रूट्स ले लेता हूँ, या कम से कम मैं कोशिश करता हूँ कुछ हेल्दी खाऊं, तो मैं कुछ फ्रूट्स ले लेता हूँ। तो इस हद तक हम खा सकते हैं। वेल, ये स्लीप साइकिल पर डिपेंड करता है, आपका स्लीप साइकिल कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई सुबह 4-5 बजे सो रहा है, तो ऑब्वियसली उसको 11-12 बजे भूख लगेगी दोबारा से। तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके पहले स्लीप साइकिल शिफ्ट करवाते हैं। किसी को 4 बजे सोने की आदत है, तो हम कहेंगे 3 बजे सोना शुरू कर दें। तो वो 1-1 घंटा करके हम पीछे लेकर आएंगे, ताकि आपका ईटिंग विंडो हम ठीक कर सकें। और लास्टली, अगर रात को कुछ स्नैकिंग की आदत है ही, तो मैं यूजुअली रिकमेंड करती हूँ आप टर्मरिक मिल्क ले लें।
एक तो थोड़ा उससे कैलोरी भी मिल जाती है, थोड़ा फैट कंटेंट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, और न्यूट्रिएंट्स भी जल्दी होते डाइजेस्ट हो जाए। हैं। नॉट रियली, लेकिन हाँ आपको एक फ्लो ऑफ एनर्जी उससे मिल जाता है जो आपको सेटिस्फेक्शन, क्योंकि माइंड सेटिस्फेक्शन भी आपको चाहिए, ठीक है, आपको अपना स्टमक भी फुल चाहिए। डोपामिन रिलीज करने होते एग्जैक्टली, हैं। इंस्टेड ऑफ हैविंग बर्गर पिज्जा, टर्मरिक मिल्क बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर आप अगर हल्दी डाल रहे हैं तो इन्फ्लेमेशन जो है उसको रिड्यूस करता है बॉडी में, तो दैट कैन बी अ फाइन ऑप्शन फॉर दैट। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं अगर फूड के हवाले से बात करूं तो हमारे यहाँ आजकल जो खाने बनते हैं घर में भी, या तो वो घर में जो खाना बनता है वो भी बनता है ऑयल के अंदर या घी के अंदर पक रहा होता है। तो आजकल जो मैं आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द कनोला एंड ऑयल और कंपनीज को, लेकिन मैं फिर भी बात कर रहा हूँ कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एज लॉन्ग एज द काफ़ी घर में ऑयली खाने बनते हैं। हम जब तक ऑयल ज़्यादा ना डालें ना तो ऐसा लगता है ड्राई है खाना, तो ये ऑयल ज़्यादा। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑब्वियसली जो हमारे कई एंसेस्टर्स ने हमें सिखाई भी हैं, कढ़ाइयाँ बन रही हैं, ऐसे फूड आ रहे हैं, लेकिन आई थिंक जैसे जैसे हमारे पास मॉडर्न एरा आता जा रहा है, हमें अवेयरनेस आती जा रही है, खुद को देनी चाहिए आगे, आपको बांटनी चाहिए कि ये चीज़ अब अच्छी है ये नहीं है। क्योंकि देखें, कुछ चीज़ें हम पास में कह रहे थे कुछ डाइट्स बहुत हेल्दी हैं, लेट्स से कीटो डाइट, लेकिन बैक इन 2022 एंड 2023 दैट वाज द वर्स्ट टाइप डिक्लेयर्ड। तो वो अवेयरनेस और हमारे पास न्यूट्रिशन एनालिसिस की बात है, हमारे पास रिसर्चेस की बात है कि किस तरह चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, क्योंकि हमारे जेनेटिक्स चेंज हो रहे हैं। अच्छा, न्यूट्रिशन अवेयरनेस के वाले से आपने बात की, तो ये कॉन्सेप्ट मैं लाहौर की बात नहीं करूंगा, लाहौर इज अ लिटिल टू मैच्योर अबाउट दिस। क्वाइट, यस। फैसलाबाद में इतनी कम क्यों है? मुझे लगता है कि फैसलाबादी अवाम अपने पहनावे पे पैसा लगाना जानती है, ठीक है, अपनी खूबसूरती पे लगाना जानती है, लेकिन अपनी सेहत पर पैसा लगाना बिल्कुल नहीं जानती। यही वजह है कि खवातीन वो जो खवातीन होती है वो बड़ी आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बड़ी वो हैवी खवातीन होती है। मुझे लगता है आज हम काइंड ऑफ ब्रांड्स के ऊपर रोस्ट कर रहे हैं सबको। एक्चुअली द थिंग इज कि अगर आप फॉर एग्जांपल पर मंथ अगर आपने बजट रखा हुआ है, मेरा 20,000 है सेल्फ ग्रूमिंग का, तो आप 10,000 उसमें से अपनी हेल्थ पे लगा लें, आपकी स्किन खुद ब खुद ग्लो करेगी, आपको हाइड्रा फेशियल्स नहीं लेने पड़ेंगे, ठीक है। आपका अगर आपके बाल गिर रहे हैं, आपकी डाइट अगर न्यूट्रिएंट्स में पूरी होगी तो आपको जाके बायोटिन सप्लीमेंट्स नहीं खरीदने पड़ेंगे। सो पीपल आर नॉट गेटिंग दिस कि आप पैसे तो लगा रहे हैं लेकिन गलत जगह पर लगा रहे हैं, लगा आप रहे हैं, तो राइट इन्वेस्टमेंट इज द राइट पाथ एक्चुअली। राइट इन्वेस्टमेंट नहीं होती, यही वजह होती है कि खवातीन जो 100 kg से ऊपर होती हैं, दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर हेयर्स, और कौन सी स्ट्रीक्स होनी चाहिए। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आपकी सेहत होती है कि आप अगर बीमार पड़ जाएं तो व्हाट यू गोना डू विद योर हेयर्स, और आप क्या करेंगे, मेकअप करके आप क्या कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में अगर आप अच्छे लग रहे हैं, आप जैसी मर्जी ड्रेसिंग करेंगे आप अच्छे लगेंगे। वही बात है, अगर आपका 100 kg वेट है, पहले उसको एड्रेस नहीं करना चाहते, बट यू वांट टू एड्रेस योर हेयर फॉल, योर स्किन टेक्सचर एंड एवरीथिंग। अगर मेरे ख्याल से आपके जैसा आप खाते हैं वैसा आप दिखते हैं, बहुत क्लियर टॉपिक है, बहुत क्लियर सिंपल बात है। द वे यू आर व्हाट योर डाइट इज। एग्जैक्टली, बहुत शुक्र है किसी ने बात की और किसी ने, क्योंकि नॉर्मली लोगों को जब मैं ये बात कहती हूँ अपने पेशेंट्स को भी, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस। उनको लगता है कि बस जी डाइटिशियन है, पैसे बहुत लगेंगे। एक तो ये बहुत कॉन्सेप्ट है कि पैसे इस पे ज़्यादा लग रहे हैं, डाइटिशियन के पास जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको वही हम अगर सप्लीमेंट लिख के दे देंगे आप खुश हो जाते हैं, अगर हमने डाइट के लिए कुछ लिख के दे दिया आप ये खरीद कर खाएं, तो वो आप अपने पर पैसे लगा रहे हैं, आप अपनी डाइट पर लगा रहे हैं, आपने खुद खाना है, हमने तो नहीं खा लेना। तो दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आई वांट द पीपल। वन ऑफ द रीजन ऑफ कॉलिंग यू इनटू दिस शो इज के 2025 का आगाज हो गया हुआ है। बिल्कुल, हमें 3-4 गोल सेट करने होते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ, इमोशनल स्ट्रांग, अपने इमोशंस को स्ट्रांग करना है, हमने अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देनी है। ये कुछ गोल्स मैंने सेट किए हैं अपने लिए। तो अगर सेहत के हवाले से हम गोल सेट कर लेते हैं कि इस साल 2025 के अंदर मैंने ये चीज़ नहीं खानी, इस चीज़ को अवॉइड करना है, वो कौन सी चीज़ होगी जिसको आप अवॉइड करना चाहेंगे? शुगर, ऑयल और समथिंग एल्स? वेल 100% कोई भी इंसान कोई भी चीज़ 100% नहीं निकाल सकता, दैट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी। आप कहीं ना कहीं चीट मील करेंगे, आप थोड़ा बहुत खाएंगे, लेकिन व्हाट आई वुड से आप वॉक कंटिन्यू रखिए, आप बैलेंस डाइट की तरफ जाने की कोशिश करें और जंक फूड से अवॉइड करना शुरू कर दें। आपको घर का खाना खुद ब खुद अच्छा लगने लग जाएगा। वॉक कितनी करनी चाहिए? एटलीस्ट 45 मिनट्स तो मुझे लगता है लाजमी करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू विद एम्प्टी स्टमक। नहीं, दैट डिपेंड्स कि अगर आपने फॉर एग्जांपल सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करें उसका कुछ और इम्पैक्ट आता है, खाना खाने के बाद करते हैं तो वो डाइजेशन में हेल्प करता है। सो इट डिपेंड्स कि किसका क्या पैटर्न है, क्या लाइफ। वॉक जो है वो तेज करनी चाहिए, स्लो करनी चाहिए, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर महा नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर महा नसीर हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू कर रहे हैं हम सेहत के हवाले से, अपनी सेहत का ख्याल रखने के हवाले से, सेहत का ख्याल किस तरीके से रखा जा सकता है, किस तरह से अपने आप को अपनी डाइट को बेहतर बनाया जा सकता है। हमने बात की है बच्चों के हवाले से, हमने बात की टीन एजर्स के हवाले से, हमने बात की यंगस्टर्स के हवाले से। अब बात करते हैं थोड़ी सी बुजुर्गों के हवाले से। अगर आप 50 की एज क्रॉस कर जाते हैं
व्हाट डू यू रिकमेंड कि उनको पूरा दिन में अपने मील पोर्शंस किस तरह से बनाना चाहिए? 3 पोर्शंस रखने चाहिए, 5 में डिवाइड कर देना चाहिए, रात में क्या खाना चाहिए, वॉक कितने बजे कब करनी चाहिए, एम्प्टी स्टमक करनी चाहिए या फुल ऑफ स्टमक, मतलब आपने कुछ खाया हुआ हो तो फिर उसके बाद वॉक करनी चाहिए बुजुर्गों के लिए आफ्टर द एज ऑफ 50? एग्जैक्टली, आफ्टर द एज ऑफ 50 हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और डेलिकेट हो जाती है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स की कमी होना शुरू हो जाती है, जो मिनरल रिजर्वायर्स, विटामिन रिजर्वायर्स बॉडी में होते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं बाय द एज, बाय द टाइम। उस पर यह कि सबसे पहले न्यूट्रिशन प्रोफाइल आप लाजमी करवाएं। आपके घर में जो भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, आप उनका न्यूट्रिशन प्रोफाइल कराएं, आपके पास लिस्ट आ जाएगी कि वो किस न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट जा रहे हैं, आइदर कैल्शियम, विटामिन डी और अदर विटामिन। उसके बाद उनका न्यूट्रिएंट काउंट के हिसाब से हम डाइट प्लान डिज़ाइन करना प्रेफर करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर स्मॉलर मील्स उनको दें, जैसे कि आपने बात की 3 में डिवाइड करें या 5 में डिवाइड करें, एक तो ये कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल इफ समवन इज डायबिटिक तो उसको हम स्मॉलर मील्स रिकमेंड करेंगे। इफ समवन इज हैविंग कोलेस्ट्रॉल तो हम 3 से 4 मील्स दे देंगे। अगर ठीक है किसी का नॉर्मल डाइट है, कोई डिजीज नहीं है, तो दैट पर्सन कैन गो विथ 3 मील्स अ डे। और बाकी कुछ नॉर्मल जंक्स हो सकते हैं, ग्रीन टी हो सकती है, कोई कहवा हो सकता है, ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। तो एक्चुअली बात ये है कि आप जब जाएंगे अपना असेसमेंट करवाने, ऑब्वियसली योर डॉक्टर और योर डाइटिशियन विल गाइड यू अकॉर्डिंग टू दैट। बिल्कुल। लेकिन अच्छा, हम जाएंगे तो फिर होगा। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स के हवाले से बड़ा एक मिथ है कि ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा अगर आप खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होता है। इज दैट ट्रू? नो नो नो, दैट्स सच अ मिथ। ड्राई फ्रूट्स में हमारे पास ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कट डाउन करते हैं बॉडी अच्छा। में। फैट्स आपके उतने भी बुरे नहीं है जितने हमने बना दिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। फैट सैचुरेटेड फॉर्म में मैं एक मुनासिब मिकदार के हवाले से बात करूँ। अगर मुनासिब मिकदार के हवाले से बात करें, आप 12 बादाम इस्तेमाल करें, उसके साथ 3 वॉलनट्स लें, नेक्स्ट डे आप चेंज कर लें, ठीक है। और मतलब हर दिन आप डिफरेंट ड्राई फ्रूट ले लें। अगर आप कंबाइन करके नहीं लेना चाहते, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते कि हमें ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, तो वट एवर यू लाइक, आइदर आपको कैश्यू नट्स पसंद है, पिस्ताशियोज पसंद है, आप नाश्ते के साथ कुछ उसके पीसेस ऐड कर लें। आप सुबह अगर सैंडविच ले रहे हैं, आप अंडा ब्रेड ले रहे हैं, आप उसके साथ ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ब्रेड के हवाले से आपने बात की तो ये भी मैंने बड़ी मिथ सुनी है कि ब्रेड जो है ना बड़ी खतरनाक चीज हो, इसमें यीस्ट डलता है, इसमें ये डलता है, इसमें वो डलता है। ब्राउन ब्रेड तो अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये तो कभी नहीं खानी चाहिए। तो इज दैट ट्रू? एक्चुअली देखें, बात वही है यहाँ पर ना, पोर्शन कंट्रोल, कैलोरी कंट्रोल, ठीक है। आप कोई भी चीज़ किसी को 100% लेने से बिल्कुल नहीं रोक सकते, ठीक है। हमारे पास हेल्दीस्ट फॉर्म्स भी आती हैं। अगर आप मल्टीग्रेन की घर पे खुद ब्रेड बना रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज़ हेल्दी। अगर आप बिल्कुल वाइट मैदा इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैदा तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ाएगा बॉडी में, ठीक है, ग्लूकोज हाई करेगा। और उसके बाद अगर आपने 5-6 पीस खा लिए, उसके साथ फ्राइड अंडे 4-5 खा लिए, तो वो तो 2000 कैलोरी आपने सुबह ही पूरी कर ली, तो बाकी दिन क्या आप खाएंगे? तो कैलोरी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द डे। आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है? अगर मैं बहुत नॉर्मली बात करूं, एक फीमेल की, अगर हम अडल्ट फीमेल की बात करें तो उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट 1800 टू 2200 तक वेरी कर सकती है, अकॉर्डिंग टू द डिजीज, अकॉर्डिंग टू द हाइट एंड एवरीथिंग। और वहीं पर मेल की हमारे पास 3000 टू 3200 तक वेरी कर सकती है। तो हमें उस कैलोरी चार्ट के अंदर रह के ही आपका डाइट प्लान डिजाइन करना फॉर मेंटेनेंस। बट वेट लॉस के लिए हमें कम करना पड़ेगा। वेट लॉस के लिए कम करना। अच्छा, वेट लॉस के हवाले से बात करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आऊँगा वेट लॉस की तरफ। वजन कम करना है, वजन बहुत ज्यादा है, पेट निकल आया है, तोंद निकल आई है, लोग अच्छा मशवरे ज्यादा करते हैं, अमल कम करते हैं। मैंने देखा बिल्कुल नहीं करते, मशवरे बहुत कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे कुछ मशवरा दो, मैं पेट कम करना चाह रहा हूँ। अच्छा, उनको बताया जाता है आप ऐसे करने, ऐसे करें, ठीक है, साथ साथ मीठा खा रहे होते हैं, साथ साथ मशवरा ले रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें एक कमिटमेंट जो आप अपने आप से कर लें वो बड़ा ज़रूरी होता है, एक डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी होता है। वेट लॉस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या लगती है डॉक्टर? कैलोरी कंट्रोल, कैलोरी डेफिसिट पर जाना। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप एक्सरसाइज करते रहेंगे और जो मर्जी खाते रहें, ऐसा नहीं होगा। हमारे देसी लोगों को बता रहे हैं कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, कैसे कितनी कैलोरीज खर्च कर रहे हैं, कितनी कमा रहे हैं, ये बता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आधा घंटा वॉक करके आ रहे हैं, 2 घंटे एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, आपने 300 कैलोरी बर्न की, 500 बर्न की, और अगर आपने उतनी ही खा ली तो वो मेंटेनेंस में आएगा, आपको उससे कम कंज्यूम करनी है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल 2000 का आपका नॉर्मली कैलोरी चार्ट बनता है, आप 200 करके कट डाउन करें। फॉरन से हम 600 का डिफरेंस नहीं डाल देंगे, 1000 का डिफरेंस नहीं डाल देंगे, वो क्रैश डाइट में कन्वर्ट हो जाता है। माइनर चेंजेस विल मेक यू लीड टू गेन योर राइट बॉडी, राइट पॉस्चर, दैट इज द थिंग। मैं समझ गया। अच्छा, आपने बात की है वेट लॉस के वाले से। अच्छा, वेट लॉस में एक्सरसाइज का कितना किरदार होता है? मैंने सुना कि योर डाइट इज 70% ऑफ हाउ यू लुक, मतलब आपकी 70% डाइट का है, 30% वर्कआउट का है, या हमने ज्यादा वर्कआउट को बनाया होता है? हम आज मैं 2 घंटे वॉक करके आया, वो हो पसीना देखें 800 कैलोरीज मार ली, तो उसके बाद फिर हम यार 2 घंटे एक्सरसाइज की है, 2 घंटे वॉक किए, कम से कम मैं खाना तो अच्छा खाऊं ना, 2 प्लेट बिरयानी खाऊंगा मैं। एग्जैक्टली, वो आपने एक्चुअली जितना आपने एफर्ट किया
वो सारा फैट को मेटाबलाइज कराने में, बॉडी में उसको ब्रेक डाउन करने में, आपने अगर उतना ही आके वापस बॉडी में डालिए तो उसने स्टोर तो हो जाना जाके। Isn't it a common sense? मतलब मुझे समझ नहीं आता जब मैं पेशेंट्स को भी गाइड करती हूँ, आपने वॉक की, डाइट मेंटेन करना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर आप साथ वॉक कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, उस चीज़ को पुश करता है, मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं, आजकल बहुत हाई ट्रीटमेंट्स हैं, इवन आई डू ऑफर एट माई क्लिनिक, लाइक स्लिमिंग ड्रिप्स हो गए, इंजेक्शंस हो गए, लेकिन डाइट नहीं करोगे उन ट्रीटमेंट्स का भी कोई फायदा नहीं है, पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, डाइट करना मेन थिंग एज पर 70%। अच्छा, हम कहते हैं कि जो हम खाना घर पे पकाते हैं, Yes. हम उस खाने को जला के पकाते हैं तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। That's इज दिस अ right. मिथ और इसमें सच्चाई? एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स हमारे पास हीट सेंसिटिव होते हैं, लाइट सेंसिटिव भी होते हैं। जब हम उसको बहुत ज़्यादा वॉश कर लेते हैं, देन बहुत ज़्यादा हम उसको स्टीमिंग पे चले जाते हैं फॉर एग्जांपल, या बॉइलिंग मेथड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली फ्राइंग में तो सब कुछ खत्म हो जाता है ना। स्टीमिंग, बॉइलिंग, बेकिंग इज़ द फाइनेस्ट ऑप्शन, ठीक है। और आपने कभी देखा होगा स्टेक जब आप खाते हैं उसके साथ जो वेजिटेबल सर्व की जाती है वो पूरी पकी हुई नहीं होती, वो सॉटे वेजीज होती हैं, ये स्टिर फ्राइड होती हैं, क्योंकि उसका अंदर न्यूट्रिएंट मेंटेन रखना होता है उन्होंने, बिकॉज दे हैव द आइडिया, दे हैव लर्नड अबाउट दैट। जो शेफ्स हैं हमारे पास, क्यूलिनरी पीपल हैं, उनको पता है कि फूड किस तरह हमने पकाना है। तो आई थिंक वो बेसिक नॉलेज अगर हमारे स्कूल लेवल से हमें देनी शुरू की जाए, बच्चों को बताना शुरू किया जाए, तो दैट कैन बी अ बेटर ऑप्शन कि हम कल को जाके इन नहीं, चीज़ों को लेकिन फिर maintain इस तरह करें। तो हम जो भी खाना खा रहे हैं, हम घर पे जो सब्जी बनी हुई खा रहे हैं, तो उसका मतलब उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं है उसमें? नहीं, उसमें आप सिर्फ कैलोरीज खा रहे हैं, इसलिए तो हर बंदा मोटा हो रहा है। आप देखें पेट निकल रहे हैं, क्योंकि ओहो वो हो। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट आ गया, कैलोरी आ गई। न्यूट्रिएंट से ही आपके सारे मसले ठीक होते हैं। न्यूट्रिएंट नहीं जाएगा, बॉडी वर्क ही नहीं करेगी। न्यूट्रिएंट इज द मेन थिंग। तो बेसिकली हमेशा मैं ज्यादा बात फिर करती वो हूँ न्यूट्रिएंट्स की तरफ अगर जाए तो फिर वो जबान का जायका नहीं ना आता है। मसला जायका ये है। आता है, फैट से जायका आता है बाय द वे। हाँ, ये पता नहीं एक कुदरती तौर पर है कि फैट्स जितने होंगे वो जायकेदार भी होते हैं। जायकेदार होता है। जितनी डीप फ्राइड नान होगा ना उतना वो मजेदार Yeah, होगा, yeah, टेस्टी exactly. होगा, यमी होगा, क्रंची होगा। तो पकौड़े भी जो होते हैं वो डीप फ्राइड होते हैं, वो जरा ज्यादा अच्छा, अच्छा। आप देखें, आप चीट मील करें, क्यों ना करें, हर इंसान का दिल है, उसका खाने को दिल करता है, समटाइम हमारा अपना भी दिल करता है, आई वांट टू हैव डिजर्ट, और मैं समटाइम खाती भी हूँ, लेकिन मेंटेनेंस ना, अच्छा, अगर मैं रोज there खाना used to शुरू be a कर दूंगी time, तो एक मसला वक्त था कि होगा। जब मैं इतना ज्यादा केवमैन डाइट पे चला गया था हम्म, कि मैंने कभी भी चीट मील नहीं किया था 4-5 महीने ना। मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ जो डाइट कर रहे हैं। या वो इतना ज्यादा डाइट की तरफ चले जाते हैं कि वो थोड़ा सा ट्रैक से हटते हैं ना, बीमार हो जाते हैं। एग्जैक्टली। ऐसा होता है। मैं भी होता है। ट्रैक से हल्का सा हटता था, थोड़ा सा। मेरे साथ लड़कों ने 4 महीने बाद हम लोग गए बाहर, हमारा दिल किया निहारी खाने का, निहारी खा ली, वो सारे सही रहे, मैं बीमार हो गया। होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ही क्लीन ईटिंग करते हैं, बहुत एक्सट्रीम क्लीन ईटिंग, तो आपके ऑर्गन्स इतने यूज टू नहीं रहते उस फैट को, उन चीज़ों को डाइजेस्ट करने में, उस चीज़ को अपटेक करने में, तो फिर उसको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है कि पता नहीं क्या चीज़ आ गई बॉडी में, तो ये इसकी प्रॉब्लम होता है। तो आई थिंक कि आप मेंटेन करके रखें, चीट मील्स भी करें, क्योंकि आप मेंटली खुद को सिक बना रहे हैं। अगर आप बिल्कुल ही खुद को रोक देंगे कि मैंने ये नहीं खाना, तो यू आर मेकिंग इरिटेट योर सेल्फ बाय योर ओन प्रैक्टिसेस, राइट। तो उस पर यह है कि आप हफ्ते बाद ले लें कुछ ऐसा मील जो आपका दिल करता है, आप 15 डेज बाद ले लें। बट येस, अगर आप समझते हैं कि आपने 2 दिन डाइट की और तीसरे दिन कुछ खा लिया, तो वो तो आपने 15 दिन की प्रोग्रेस खराब कर दी। बिल्कुल। डॉक्टर महा हमारे साथ मौजूद है, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपनी डाइट का ख्याल कैसे रखना है। आपकी सेहत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वो एक ऐसी नेमत है, यू डोंट अप्रिशिएट द थिंग्स यू हैव अंटिल दे आर गॉन। जब ये सेहत चली जाती है, जब आप हॉस्पिटल में होते हैं, उसके बाद आप याद कर रहे होते हैं उन दिनों को। खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन उसके बाद फिर हमें याद आते हैं वो दिन जब हम सेहतमंद थे, जब हम चल फिर सकते थे, जब हम खा पी सकते थे। कई ऐसे लोग हैं, हज़ारों ऐसे लोग हैं जो खाने को सिर्फ देख सकते हैं, खा नहीं सकते। तो दिस इज़ अ ब्लेसिंग। अगर आप खा सकते हैं जो भी आपका दिल कर रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग। तो जब आप खा सकते हैं तो फिर आप क्यों ना वो चीज़ कंज्यूम करें जो चीज़ आपके लिए हलाल है, परमिसेबल और अच्छी है, उसके न्यूट्रिएंट्स भी हैं। तो डॉक्टर महा मुझे बताइएगा, हम लोग, मैंने जैसे पहले ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी कि कॉफ़ी का इंटेक जो है ना वो हम निहार मुँह करते हैं, और ये मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, मेरे सर्कल में जो लोग कर रहे हैं, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो सुबह उठते ही ब्लैक कॉफ़ी का एक कप पीते हैं, उसके बाद वो नाश्ते की तरफ जाते हैं। और वैसे भी आपने ब्लैक कॉफ़ी, मैंने एक आध दफ़ा प्रैक्टिस करके देखी है ये चीज़। मैं इसका आदी नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने जब प्रैक्टिस करके देखी, आई फेल्ट वेरी बैड। मैंने जब ब्लैक कॉफ़ी ली, उसके बाद मुझे 12 बजे तक भूख ही नहीं लगी। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम क्या है, फिर आपने सुना होगा कि एसिडिटी का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, ब्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, इवन इट कैन कॉज स्टमक अल्सर। एक टाइम तक तो आपको सही लगेगा,
माइट बी ईयर, माइट बी 6 मंथ्स आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन स्टमक लाइनिंग एक टाइम के बाद खराब होना शुरू हो जाएगी। आप उसको गलत चीज़ देंगे तो उस पर इफेक्ट आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आप एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो एसिडिटी काफ़ी हाई होती है ब्लैक कॉफ़ी की हमारे पास। आइदर आपको बहुत पसंद है तो आप डीकैफ कॉफ़ी पे जा सकते हैं, ठीक है, हमारे पास वेरिएंट्स आते हैं डीकैफ कॉफ़ी के, उसके अंदर कैफीन की जो कंसंट्रेशन है थोड़ी सी कम होती है। और मैं ये रिकमेंड करूँगी कॉफ़ी अगर आपने लेनी है तो आप आफ्टर ब्रेकफास्ट ले लें, मतलब ब्रेकफास्ट के 2-3 घंटे बाद। आप किसी भी अपने मील के साथ कंबाइन करके चाय, ग्रीन टी या कॉफ़ी या बेवरेजेस मत लें, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को ख़राब कर देता है, तो उसमें गैप होना चाहिए। तो एम्प्टी स्टमक इज़ नॉट अ राइट प्रैक्टिस, तो उसको निकाल दो। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे काम पे जल्दी पहुंचना होता है और मेरी तरह के ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनको काम पे पहुंचना होता है, तो वो नाश्ते के बाद चाय तो जरूर पीते हैं और फौरी तौर पे पीते हैं, बल्कि उसमें डिप कर करके पी रहे होते हैं। अच्छा, इसमें मैं ये कह सकती हूँ कि आप सुबह जब उठें तो पहले ब्रेकफास्ट करें, देन आप रेडी हो जाए, तो उसमें टाइम गैप भी एटलीस्ट 45 मिनट्स का आ जाएगा, आधे घंटे का आ जाएगा, देन इट कैन बी एक्सेप्टेबल समहाउ। तो उतना खराब नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा वो हजम स्टमक को काम करने देना चाहिए। अच्छा, कई लोग जो होते हैं, मैं अब जंक की तरफ थोड़ा सा आता हूँ, लेकिन जंक से पहले मैं बात करना चाहूँगा इंटरमिटेड डाइट के ऊपर। ये भी एक हमारे रमज़ान आ रहा है तो सबसे ज़्यादा लोग जो है इसके ऊपर फ़ायदा उठाते हैं कि जी रमज़ान मुबारक के हवाले से एक बड़ा अच्छा मौका ये है कि इंटरमिटेड डाइट करके आप जो है वो अपना वेट लॉस कर सकते हैं। इज दिस अ मिथ, और क्या ये डाइट वाकई इसको प्रैक्टिसिंग में रखना चाहिए? ये वेट लॉस करती है नो डाउट, लेकिन एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप इसको प्रैक्टिस में नहीं रख सकते, वरना आपकी हेल्थ खराब होना शुरू हो जाएगी। और दूसरा, इसको करने का भी तरीका है। आप करते क्या है, नॉर्मली लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग की सारा दिन भूखे रहे, कुछ नहीं खाया पिया, शाम को पिज़्ज़ा आ रहा है, शाम को बिरयानी बन रही है, शाम को पुलाव बन रहा है, फिर वो क्या फ़ायदा हुआ सारा दिन भूखे रहने का। आपने जब वो मील भी लेना, आपकी एक विंडो सेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का ईटिंग विंडो हमारे पास 5 to लेके 8 तक है, उस टाइम पर हमने उसको 2 मील्स देने होते हैं। हम 2 भी दे सकते हैं, सिंगल भी दे सकते हैं, लेकिन बैलेंस उसके अंदर भी ज़रूरी है। आप फ्रूट्स भी दें, आप उसको वेजिटेबल्स भी दें, सैलड दें, थोड़ा सा आप रोटी का पोर्शन दे दें, साथ सालन दे दें, या बेक करके फिश दे दें, चिकन दे दें, कोई चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर आप उस टाइम पे समझते हैं कि आप फ्राइड चिकन खा लेंगे और आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छी किया, तो आपने खुद को बेवकूफ़ बनाया। अच्छा, कार्ब्स कंटेन्स वाटर, मतलब इसमें पानी होता है, तो रोटी और चावल छोड़ देना इज द गुड हैबिट ऑफ डाइट? एक्चुअली कार्ब्स उतने बुरे नहीं हैं। वही बात है कि जब आपको अवेयरनेस नहीं होती, नॉलेज नहीं होता, कि हमने बस एक टैग लगा दिया, सोशल मीडिया पर आ गया कार्ब्स और बैड, कि आपको एनर्जी देते हैं, आपका ब्रेन इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, वो कहते हैं जी रोटी और चावल छोड़ दें, उसके बाद 1 महीने के बाद रिजल्ट्स देखें। मैं कहती हूँ कोई चीज़ नहीं छोड़नी आपने, सिंपल बात है, आपने बैलेंस डाइट लेनी है, आपने हर चीज़ खानी है, हर चीज़ पीनी है, आपने कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन देखना है कि हमने किस क्वांटिटी में देनी है। रोटी क्यों बंद करनी है? रोटी हमारा एक मेन स्टेपल फूड है। अगर आप स्टेपल फूड छोड़ के आप अपने जेनेटिक्स को ख़राब करके इटालियन फूड खाएंगे, तो वो उनके जेनेटिक्स हैं, वो उनकी बॉडी उस तरह से बनी हुई है, क्योंकि उनके जीन्स में ये चीज़ें हैं। आपकी बॉडी क्यों नहीं डाइजेस्ट करती पिज़्ज़ा बर्गर? क्योंकि आपके जेनेटिक्स वैसे नहीं है। आप रोटी खाएंगे, रोटी आपको डाइजेस्ट होगी। सो इट इज़ इम्पैक्टफुल। रोटी और चावल, कोई मसला नहीं, बॉइल्ड चावल जो होते हैं वो खा सकते हैं। आप पोर्शन साइज देखें, आप कैलोरी काउंट निकलवाएं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कितना है उसमें, कितने पोर्शन ले सकते हैं। एक पोर्शन आप राइस ले लें, उसके साथ वेजिटेबल लें, साथ आप रायता लें, साथ स्टीम चिकन लें, एक पूरी प्लेट बन जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे सर्दियों के हवाले से बता दें कि सर्दियों के हवाले से जो बेस्ट वेजिटेबल्स हैं वो कौन सी हैं, और वेजिटेबल्स के साथ साथ आपको चिकन का कितना पोर्शन रखना है, और अगर आप खास तौर पर जिम जा रहे हैं और अपनी डाइट का ख्याल रख रहे हैं, तो पोस्ट वर्कआउट मील, जो वर्कआउट के बाद जो आपको खाना है, वो क्या होना चाहिए? सबसे पहले अगर वेजिटेबल्स की बात हुई, सब वेजिटेबल्स आपके लिए हेल्दी हैं, नॉन स्टार्ची होती हैं। हमारे पास कुछ हैं जो स्टार्ची प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे पोटैटो हो गया, आप ले सकते हैं। किसी को अगर वेट गेन करना है तो पोटैटो उसमें हेल्प आउट करता है, लेकिन कोई वेट लॉस कर रहा है तो वो बहुत एक मिनिमम क्वांटिटी में ले सकता है। इसके अलावा अगर आप गाजर की बात करें तो उसके अंदर थोड़ा सा शुगर कंटेंट हाई होता है, डायबिटिक उसको थोड़ा सा अवॉइड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन रेस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स हमारे पास नॉन स्टार्ची होती हैं, ऑलमोस्ट 0 कैलोरी होती हैं। तो जब भी हम बात करते हैं वेट लॉस वगैरह, जो हमने पहले बात की, तो उसमें वेजिटेबल्स का इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम सैलड्स वगैरह रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा अगर हम पोस्ट वर्कआउट की बात करें तो आप कुछ ऐसा लें जो बहुत ओवर बर्डनाइज आपको ना कर दे। नॉर्मली ये भी बात होती है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, आपकी नेचुरल चीज़ें आपका प्रोटीन पूरा करती हैं, बट फॉर एग्जांपल अगर आपको ज़रूरत है आप मिल्क शेक बनाएं, उसके साथ आप स्कूप ऐड कर सकते हैं एक आधा प्रोटीन पाउडर का। अच्छा। लेकिन नॉर्मली मैं लोगों को देखती होती हूँ 3-3, 4-4 वो डायरेक्टली पानी में इस्तेमाल करके ले रहे हैं। दैट इज़ द रॉन्ग प्रैक्टिस। उसकी एक अपनी नीड है, अपना एक तरीका है बनाने का। अच्छा, जिम के बाद हमने देखा कि कई वो ये सेहत का ख्याल रखना नहीं है, ये एक ट्रेंड बन गया। Yes, मोर लाइक अ trend, ट्रेंड। exactly. जब आप जिम एक्सरसाइज कर अब लेते देखिए, हैं, बहुत यू आर सारे स्वेटिंग, और examples स्वेटिंग हैं। करते हैं के साथ Yes. साथ आपने वो शेकर अपना
पकड़ा और साथ ही उसमें अपना यू आर जस्ट फ्लेक्सिंग दैट इन शॉर्ट, यू फ्लेक्सिंग दैट, तो और उसके ऊपर स्ट्रीक बना के उसकी वीडियोस बना के लोग आप देखिए बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप खुद सर्च करें इंटरनेट पे कि जिन लोगों ने बगैर किसी सप्लीमेंट के अपनी बॉडीज बिल्ड की हैं नेचुरली, या उन्होंने इवन प्रोटीन के बगैर भी बिल्ड की हैं, या वेजिटेरियन थे कुछ लोग उन्होंने बिल्ड की हैं, आप ये सर्च करके खुद गूगल पे देख सकते हैं। तो इट मीन्स कि आपकी ये प्रैक्टिसेस गलत हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ सप्लीमेंट्स, बट आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको प्रॉपर गाइडेंस लेनी चाहिए। लोग खुद से जाके प्रोटीन के डब्बे खरीदने हैं, मुझे वे सूट करती है, मुझे आइसो सूट करती है, मुझे BCAA सूट करती है। आपको कैसे पता कैसे सूट करती है? यू हैव टू आस्क अ डॉक्टर, यू हैव टू मेक योर कंप्लीट एनालिसिस, आपका डाइट, आपका हेल्थ, आपके पीछे कोई डिजीज तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो फिर उसके बाद आपने कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल करना। इवन दिस इज नॉट विद द प्रोटीन सप्लीमेंट, बाकी सब सप्लीमेंट्स के साथ भी लोगों ने यही हाल किया हुआ है। अच्छा, वॉक में और रनिंग में क्या डिफरेंस है आपको क्या लगता है? अगर एज लॉन्ग एज द बर्निंग द कैलोरीज आर कंसर्न, मतलब आपने अपने कैलोरीज निकालने हैं, बर्न करने हैं, तो वॉक करना और रनिंग करना, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दैट? वेल, वॉक करने से अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करें अपनी, तो वो ज़्यादा अच्छा आपको इफेक्ट देती है आपके कैलोरीज बर्न करने पे। इंस्टेड ऑफ रनिंग आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड करती है बॉडी की, आपका क्योंकि हार्ट रेट मजीद बढ़ जाता है, तो आपको कोप करने में हेल्प करता है, ऑक्सीजन उतना ज़्यादा आप इनहेल करते हैं। तो जिसने भी वेट लॉस करना है, कभी हम उसको डायरेक्टली रनिंग सजेस्ट नहीं करते, हम सिंपल बेसिक वॉक से स्टार्ट कराएंगे, फिर ब्रिस्क, जैसे आप 1 मिनट रनिंग करके देखें, 1 मिनट जॉगिंग से स्टार्ट करें, उसको कंबाइन करें वॉक के साथ, ताकि आपकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और कंसिस्टेंसी तीनों चीजें मेंटेन रहें। अच्छा, ये भी बता दें कि वॉक जो है, जो रनिंग है, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं उसके साथ रनिंग अलग से कर सकते हैं ट्रेडमिल पे या वेल, कर सकते हैं। आई थिंक के लोगों ने एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी बना लिया ओवर कार्डियो करने का। ओवर कार्डियो करने से भी आपके मसल्स डैमेज होते हैं। कुछ लोगों को आपने बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं, और उनकी काफ जो है वो बहुत ज़्यादा पेन करती हैं, क्योंकि उनके वेन्स में से फ्लूइड लीक हो जाता है समटाइम्स। वो इतना जब हैवी वेट उठाते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, या ट्रेडमिल पे बहुत ज़्यादा स्पीड कर लेते हैं, या इंक्लाइन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। नो डाउट, अगर आप इंक्लाइन ज़्यादा करेंगे और स्लो स्पीड रखेंगे तो ये कैलोरी ज़्यादा बर्न करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ज़्यादा स्पीड करेंगे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं बॉडी को। ओवर स्ट्रेस किसी भी लिहाज से बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, आइदर मेंटल और आइदर फिजिकल। बिल्कुल ठीक है, ओवर स्ट्रेस नहीं करना, और स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। खुशबुओं की तरह, तितलियों की तरह सलवा में पकाएं, बस फिर खाते ही जा। रिहाइश का इंतखाब एतमाद के साथ मरीना स्पोर्ट्स सिटी, लाहौर रिंग रोड SL4 से डायरेक्ट एक्सेस के साथ। मास्टर प्लान्ड बाय माइंड हार्ट। 042-111-333-987, a project of Al Jaleel Developers. मैं मोहम्मद खुशहाल, एडवोकेट, कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट DBA फैसलाबाद 2025-26, अपने मुअज़्ज़ज़ अरकान बार से गुजारिश करता हूं कि मुझे वोट दें, सपोर्ट करें और मुझे कामयाब करवाएं। मैं इंशाअल्लाह कामयाब हो के फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच के क़याम के लिए, अपने वकला के पार्किंग प्लाजा के लिए, अपने नौजवान वकला और लेडीज़ लायर को मुख्तलिफ लॉ डिपार्टमेंट्स में अकोमोडेट करवाने की भरपूर कोशिश करूंगा। नेमत बनास्पति घी विटामिन A, D, E से भरपूर, जिसमें बने हर खाने से मिले सेहत और जायका एक साथ। नेमत बनास्पति घी, नेमत का शुक्रिया। वेलकम बैक जी। CTI 10 में एक मरतबा फिर आपका होस्ट शराज भट्ट आपको खुशामदीद कहता हूँ। गुफ्तगू कर रहे हैं, डॉक्टर महार नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। डाइट का ख्याल किस तरीके से रखना है, हमने डाइट का ख्याल कई लोग रखते हैं, बहुत ज़्यादा रखते हैं, और बहुत ज़्यादा क्लीन उनका फूड होता है। सेहत का ख्याल रखते हैं, एक्सरसाइज का ख्याल रखते हैं, वॉक भी करते हैं, लेकिन वो स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको रात को नींद नहीं आती है, फिर उनको नींद की गोलियों की तरफ जाना पड़ता है, और जिसकी वजह से उनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है। और जब स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है तो फिर ऑब्वियसली आपकी डाइट भी कुछ नहीं कर सकती अगर आप हेल्दी भी खा रहे हैं। तो ये मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके लिए खास तौर मैं पूछ रहा हूँ, और उनका स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और वो उनको सोने के लिए बाकायदा एंटी डिप्रेसेंट खानी पड़ती है, फिर इस नौयत की गोलियों की तरफ जाना पड़ता है, मेडिकेशन की तरफ जाना पड़ता है। तो उनको भी रिकमेंड कर देगा उन्होंने अपना स्लीप साइकिल बेहतर कैसे करना है। अच्छा, एक बहुत सिंपल एग्जांपल, हैव यू सीन द शेप ऑफ वॉलनट? इवन वॉलनट, हाँ जी, वो हमारे पास इट्स जस्ट लाइक अ ब्रेन। यस,
आपका जो ये ड्राई फ्रूट है ये आपका बहुत अच्छा ब्रेन बूस्टिंग करता है। जो आपके हेल्दी फैट्स हैं वो बहुत अच्छा ब्रेन बूस्टिंग करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को प्रोड्यूस करते हैं जो आपको स्लीप साइकिल में हेल्प करेगा। जितना आपका ब्रेन अच्छे से काम करता है उतना स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाता है आपका। इसलिए हमने जब पहले बात की फैट की, तो फैट्स लेना इज इम्पॉर्टेंट। आई थिंक ये अभी क्लियर हो गया होगा। और इसके साथ जो आप एंटी डिप्रेसेंट्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। उसको छोड़ना पड़ेगा। जब तक नहीं छोड़ेंगे प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप कोई एक्सटर्नल चीज़ दे रहे हैं उसको आपके माइंड को रेगुलेट करने के लिए, वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए जिससे आपको नींद आए। आप नेचुरल वो स्लीप साइकिल आने ही नहीं दे रहे। आप मेडिटेशन थेरेपीज करें, आप सोने की कोशिश करें, आप अपना माइंड डाइवर्ट करें कि मुझे सोना है। आपका माइंड आपके हाथ में है, मतलब आपकी अपनी जिम्मेदारी पे होता है टोटल, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप जो चीज़ अपने माइंड को सिखाना शुरू हो जाएंगे उस तरह सीखना शुरू हो जाता है। इवन यू कैन ट्राई इट फॉर योर सेल्फ। इवन आप कोई भी एग्जाम्पल लें, अगर आपको यहाँ पे लगे बैठे हुए कि दैट आई एम फीलिंग एंशियस, बाहर पता नहीं क्या हो रहा है, हमारा माइंड उसको परसीव करने लग जाएगा इवन तो बाहर कुछ नहीं हो रहा। दैट्स सच अ बेसिक लाइफस्टाइल एग्जांपल। इसको वहम बोलते हैं। वहम बोलते हैं, इसको एंजाइटी बोलते हैं। तो कुछ लोग एंजाइटी की वजह से एंटी डिप्रेसेंट्स बहुत यूज करते हैं। एंजाइटी इज नथिंग, इट्स जस्ट अ सेंस ऑफ फियर कि पता नहीं क्या हो जाएगा। इवन तो उसके कोई हमारे पास ऐसा कोई डिजीज नहीं है ये, दिस इज मैनेजेबल। उसके लिए एंटी डिप्रेसेंट्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जस्ट नीड अ हेल्प ऑफ योर केयर टेकर और माइट बी योर फाइन रिलेशनशिप, योर रिलेटिव्स और माइट बी योर ओन फैमिली। बिल्कुल सही है। अच्छा, कई लोग फैमिली के साथ होने से उनका स्ट्रेस कम होता है और कई लोगों का फैमिली के साथ होने से स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो उनके लिए कम्युनिकेशन गैप, दैट इज द प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन गैप है फैमिली में। एक्चुअली उनको भी अवेयरनेस नहीं है मेंटल हेल्थ क्या है, एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है। लोग एंजाइटी और डिप्रेशन को बहुत मिक्स कर देते हैं। डिप्रेशन इज गिविंग यू मेडिकल सिम्टम्स प्रॉपरली। उसमें किसी इंसान का ब्लड प्रेशर का इशू होना शुरू हो जाएगा, उसको ब्रीदिंग पैटर्न्स का इशू होगा। एंजाइटी में भी समहाउ सेम सिम्टम्स आते हैं लेकिन वो टेम्परेरी होते हैं, जबकि डिप्रेशन में ये लॉन्ग लास्टिंग होती है और आपकी इंटरनल हेल्थ। एंजाइटी का ताल्लुक ज्यादा वहम से होता है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। फियर से होता है। अच्छा, सेंस ऑफ फियर। घबराहट, इन शॉर्ट घबराहट होने लग जाती है और आपको लगता है कि चीज़ें पता नहीं दुनिया खत्म हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो एक साइकिल होता है। किसी को 20 मिनट का पैनिक अटैक हो सकता है, किसी को 1 घंटे तक भी जा सकता है। यस, अगर एंजाइटी अटैक्स आपको बार बार आते हैं तो डेफिनेटली ये आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा खराब कर देता है, आपका इम्यून सिस्टम वीक कर देता है। और इवन कुछ लोगों का ऑलरेडी अगर इम्यून सिस्टम वीक है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, तब भी उसको एंजाइटी और पैनिक अटैक्स होने लग जाते हैं। बिल्कुल सही। और इसके ऊपर काबू पाने के लिए आपको यू हैव टू हैव स्ट्रॉन्ग नर्व्स। तो मेरे ख्याल में उसकी प्रैक्टिस कैसे की जा सकती है? आप जब फॉर एग्जांपल अगर आपको पैनिक अटैक आ रहा है, आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करें, आप उस बात से हटने की कोशिश करें सेल्फ, ठीक है? पुट योरसेल्फ आउट ऑफ दैट सिचुएशन। आप उस टाइम पे पानी का इस्तेमाल करें, पानी पिएं, सुकून से बैठ जाएं। कुछ भी उसमें आपको हाइपर एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। समटाइम कुछ लोग पैनिक अटैक में बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, ये सब कुछ भी होता है। तो उस टाइम पे आपने सुकून से बैठ जाना है, आपने कुछ भी नहीं सोचना। जो भी बात हुई है आप देखो क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, व्हाट विल हैपन। तो आपने अपने माइंड को खुद ब खुद ट्रेन करना है। ये पहले फॉर एग्जाम्पल अगर 30 मिनट्स का पैनिक अटैक आपको आता है तो उसका टाइम ड्यूरेशन कम होगा, उसके बाद उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप लोगों को ना एक मशवरा भी दे दें, हमारे फैसलाबाद के लोगों को, खास तौर पर फैसलाबाद के लोगों को मशवरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपके पास भी सैकड़ों ऐसे पेशेंट्स आते होंगे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप जो बता रही हैं वो ठीक बता रही है, लेकिन मेरा बॉडी का थोड़ा स्ट्रक्चर और है। मैं इस तरह से चलता हूँ। लोग अपनी जिस तरह से वो डाइट को लेते हैं वो उस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फिर सेल्फ मेडिकेशन, ये तो मेरे ख्याल में हमारे घर में एक डॉक्टर जरूर होता है, चाहे वो डॉक्टर ना हो, लेकिन कुछ भी हो पैनाडोल खा लो। कोई भी दर्द हो रही है, इसको पैराडोल, इसको कुछ नहीं, इसको उल्टा लिटा दो, इसको पेट में दर्द है, इसको अच्छा, बड़ा कुछ भी हो रहा चाय दे दो, ये भी बड़ा मसला है ना। हाँ, कुछ हो रहा चाय तो ले ये सेल्फ मेडिकेशन से हमें किस तरह से दूर रहना है। और एक मैसेज हमारे फैसलाबाद के लोगों को। अच्छा, एक तो आप ये गूगल सर्चिंग बंद करें, कोई मसला लग रहा है तो आप डॉक्टर से जाके डिस्कस करें कि मुझे ये मसला आ रहा है। उसके बाद प्रॉपर टेस्ट कराएं। अगर आपको घर पे बैठे सिम्टम्स आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा विटाइगो फील हो रहा है, कुछ भी है, आप उस टाइम पे अपना बीपी चेक कर लें। इंस्टेड ऑफ के फॉरन से मैं चाय बनवा लूँ, क्या पता आपका बीपी ऑलरेडी हाई होगा, मजीद हाई हो जाएगा। समटाइम शुगर लोगों की हाई होती है, वो मजीद मीठा खा लेते हैं। तो ये दीज आर द रॉन्ग प्रैक्टिसेस, ठीक है? एक तो सबसे पहले इस पर सेल्फ अवेयरनेस आपको इस तरह से जरूरी है कि गूगल पे अच्छी चीज़ें सर्च करें, ठीक है? रिसर्च आर्टिकल्स लोगों के जाके पढ़ें अगर आपको देखना है। और यूट्यूब वीडियोस को ज़रा कम फॉलो करें, क्योंकि उससे डाइट प्लान अगर फॉलो होने लगे तो फिर बस काम हो हटे। बिल्कुल सही। और दूसरी ये चीज़ के सिंपल बेसिक प्रैक्टिसेस आपकी ओवर ईटिंग को ज़रा कंट्रोल कर लें और वॉक ऐड करना शुरू कर दें। यू विल सी द चेंजेस इन डे। अच्छा, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के बारे से बात करें तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? सम पेशेंट्स आर हैविंग द टैबलेट ऑफ ब्लड प्रेशर एज वेल, बट स्टिल उनका ब्लड प्रेशर जो है वो अनकंट्रोल्ड सा रहता है।
एक्चुअली एक तो ये स्ट्रेस लेवल से ट्रिगर होता है, ठीक है। कुछ लोगों को पीछे बैक एंड पे कोई प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है, थ्रोम्बस की कंडीशन होती है, एम्बोलिस की, मतलब फैट जो है आपकी आर्टरीज के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। किसी के ट्रैवल करता है, किसी के एक जगह पर स्टक हो जाता है तो वो आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से ब्लड फ्लो आपका खराब होना शुरू हो जाएगा। दैट मेक्स यू हाइपरटेंसिव। इसके अलावा फिर ईटिंग हैबिट्स, जितने भी आपके प्रोसेस फूड हैं, ये सोडियम कंसंट्रेशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, सोडियम में हाई होता है जो आपका ब्लड प्रेशर हाई करता है। तो इन तीनों चीज़ों को साथ साथ मेंटेन करना पड़ेगा, ना कि मैं सिर्फ कहूँ डाइट को मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा वॉक आपका कोलेस्ट्रॉल क्लियर आउट करने में बहुत हेल्प करती है। पानी ज़्यादा पिए, वो आपको इंप्रूव करेगा सिचुएशन को। तो फिर जब आप सारी चीज़ें मेंटेन करना शुरू कर देंगे तब आप ये सिचुएशन से हट। अच्छा, ये कहते हैं जो ब्लड प्रेशर एकदम से अचानक शूट कर जाए, या तो वो टेबलेट दी जाती है या फिर वो कहा जाता है कि ठंडा दूध पी लीजिए, तो ठंडा दूध पीने से भी ब्लड प्रेशर कम होता है क्या? वेल आई वुड नॉट लाइक टू से कि इस तरह चीज़ें होती हैं नहीं होती, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है समहाउ, क्योंकि बिकॉज आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज समवन, बट उसमें यही है कि अगर आपको कोई मेडिसिन रिकमेंड की गई है तो आप उस पर बहुत डिपेंड है। आप दोबारा जाके चेकअप नहीं करवाते कि अब मैं इसको ओके एक दफ़ा प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने टैबलेट दे दी, आपको फौरन से रिलीफ तो देना था, उसके बाद मेंटेन कैसे करेंगे, अब उस पर आ जाएं, लेकिन आप वो मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर महा नसीर की गुफ्तगू, उनके मशवरों से आप मुस्तफ़ीद होंगे। मैं खुद भी बड़ा मुस्तफ़ीद हुआ हूँ और इंशाल्लाह इसको अप्लाई भी करेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच महा फॉर जॉइनिंग अस। आप शो का वक्त ख़त्म हुआ, चाहते हैं अपने होस्ट शिराज भट्ट को भी इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।